तो हमारी जो ब्रेन की जो हड्डी हो, स्कल की हड्डी होती है, 8 हड्डियों का समूह है, जिसको क्रेनियम बोला गया है। क्रेनियम हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे अंदर जो ब्रेन बना होता है, ब्रेन की जो रचना होती है बिल्कुल मुलायम होता है, मक्खन जैसा होता है। अगर उसमें उंगली डालें तो उंगली चली जाएगी। उसकी सुरक्षा के लिए क्रेनियम नाम की हड्डी में मेनिंजियल नाम की थैली में हमारा ब्रेन बंद होता है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था उसकी होती है कि उसमें किसी तरह की विकृति ना आ पाए। क्योंकि हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 12 जोड़ी नर्व्स होते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेकंड ब्रेन इसलिए कहा गया है कि हमारा ब्रेन, ये 12 जोड़ी नसें जब आराम करता है या किसी काम में बिजी रहता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हमारे सेकंड ब्रेन का काम करता है। उसके जगह पे टेकअप ड्यूटी में आ जाता है। ब्रेन किसी काम में लगा हुआ है, आप फर्ज करें कि आप कार चला रहे हैं और मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं, तो आपका दोनों ब्रेन एक साथ काम कर रहा होता है। एक ब्रेन कार चलाने में ध्यान लगा रहा है, दूसरा आपके मोबाइल के ऊपर ध्यान लगा रहा है। इसलिए इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि आपका ध्यान कहीं और है, गाड़ी कहीं और चल रही है। तो अचानक, चूंकि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन है, 31 जोड़ी नसें हैं, उसको बहुत ज्यादा काम करने की आदत नहीं होने के कारण वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है किसी चीज में, और ऐसे समय में एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो हम आज अपने ब्रेन से शुरू करेंगे, हम माइग्रेन से शुरू करेंगे, हम अधिपति से, जैसे मैंने कल शुरू किया था वैसे ही आज शुरू करेंगे। कुछ लोग आज नए भी हैं और कल का मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया, इसलिए माइग्रेन से शुरू करेंगे। अभी मेरे पास 3 दिन का समय है, 3 दिन में हम पूरा रिवाइज करेंगे। तो आइए हम माइग्रेन से शुरुआत करते हैं। सभी अपना नोटपैड तैयार रखें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहें। आइए बेटा, पीठ इधर करके बैठ जाइए। यस, शायद पीठ दिखाता है। सर बताना, नहीं ऐसे रहिए। हाँ हाँ हाँ, कर ठीक। लीजिए। माइग्रेन की माप बताई थी, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, अधिपति से। अधिपति से जब हम माप करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ आएगा, कान के पास, जहाँ पे ये कलम का भाग होता है, जहाँ पे ये देखिए गड्ढा सा है। हमारा पहला पग यहीं पे आएगा। दूसरा पग हमारा यहाँ आएगा, ये जो यहाँ पे 2 गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ से तीसरा पग हमारा यहाँ आएगा, कान से 4 अंगुल ऊपर। सही विजिबल है ना? सही विजिबल है ना? कान से 4 अंगुल ऊपर। और पांचवा हमारा जो पॉइंट आएगा, ऐसे घूम जाइए, ऐसे 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 ऐसे, हम पांचवा पॉइंट हमारा जो आएगा, ये हमारा आज्ञा चक्र आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कल तो ये मैंने बताया था, ये क्लियर है बाबा सबको? जी, बाबा जी, एक प्रार्थना है कि सबको म्यूट कर दीजिए। आपकी पिक्चर बीच में चली जाती है और लोगों की आ जाती है। राम जी, चलिए आज आपकी बात पूरी कर देता हूँ। म्यूट ऑल। यस, ठीक है, ठीक है, सभी म्यूट हो गए। अब जिन्हें बोलना होगा थंब दिखाइएगा। यहां से पहला पद हमारा यहां आएगा या यहां आएगा। ठीक है, पहला पद हमारा यहां आएगा, दूसरा हमारा यहां आएगा, तीसरा हमारा यहां आ रहा है, और चौथा यहां आ रहा है। 4 और पांचवा से हमने शुरुआत किया था अधिपति से। हम इसको स्टिमुलेट करेंगे दोनों साइड में। एक साइड जो माप मैंने बताई है, दोनों साइड स्टिमुलेट करेंगे, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। ये पांचों जगह को स्टिमुलेट करेंगे। अंतिम में इसको थपथपा करके थैंक यू कह करके निकल जाएंगे। इसके बाद अगला जो माप हमारा आएगा, हम यहां से शुरू करेंगे। ये हमारे सर्वाइकल का, ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे, जहां से हमारी 12 जोड़ी नसें निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश किया है, ये हमारी यहां से शुरुआत होगी। ये हमारा, ये जो कंधे का ऊपर का शोल्डर का भाग है, पॉइंट यहाँ देखिए टिप सा होगा बना हुआ। आप अपने को छू के देखें, यहाँ पे ऊंचा सा उभार है। ये जो, ये हमारे जो हाथ की हड्डी यहाँ पे आके मिली है, ये ह्यूमरस है। हमारे हाथ में, हमारे शरीर के 206 हड्डियों में हमारे सिर्फ हाथ में 30 हड्डियां होती है।
30 इसमें, 30 दूसरे में, 30 पैर में और 30 दूसरे पैर में, यानी 30 30 60 60 120 हड्डियों का ये खेल है। इस हाथ में 30 हड्डियां हैं, जिसमें पहली हड्डी ह्यूमरस, दूसरी रेडियस और अल्ना, बाकी कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और 14 फ्लेंजेज, 14 फ्लेंजेज, यानी टोटल 30 हड्डियां हमारे हाथ में है। यहाँ पे जो जहां पे हमारा ये माप आ रहा है, इस यहाँ से, ये दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का, ये हेड ऑफ ह्यूमरस, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हम हाथ को जब हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, दिस इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें एक बॉल सी रचना यहाँ पे होती है, इसका बॉल आकर के इसके सॉकेट में ऐसे आके फिट हो गया है, इसलिए ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। जैसे बॉल ऐसे सॉकेट लगा रहता है तो ऐसे ऐसे घूम जाता है ना, ऊपर नीचे ऐसे होता है, उसी तरह से ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसको हम यहाँ से माप लेंगे यहाँ, और इसका जो हम दो पार्ट बांटेंगे, एक बीच का पार्ट आएगा, जो ये गड्ढा है, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे हमारा जो क्लेविकल होता है, क्लेविकल, और इसके बीच में देखिए एक गड्ढा सा है, जरा सा इसको उतारो। मुझे यहाँ पे सिर्फ क्लेविकल दिख जाए। हाँ, ये पार्ट देखिए, यहाँ पे सबको गड्ढा है, ये गड्ढा। तो हम जब सर्वाइकल की ट्रीटमेंट करेंगे, तो सर्वाइकल के लिए हम यहाँ से माप लेंगे और इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे, 4-4 अंगुल पे हम दो पार्ट कर देंगे, तो बीच का ये पार्ट आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें इसको स्टिमुलेट करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक। दूसरा हमें यहाँ पे करना है, ये जो गड्ढा है इसके अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक। और तीसरा हमें यहाँ करना है, ये कंधे पे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक। ये हमारा पहला पग हुआ, ये हमारा पहला पग हुआ, जिसको हम 1, 2 और 3 पार्ट में बांट दिए, वात, पित्त और कफ के रूप में बांट दिए, 4-4 अंगुल का 2 पॉइंट बनेगा, ठीक है। और यहां से दूसरा पग हमारा यहाँ आएगा, ये जो स्कैपुला है, ये स्कैपुला, स्कैपुला का ठीक सेंटर आता है, देखिए ये स्कैपुला का ठीक सेंटर, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। और तीसरा पग हमारा आगे आएगा, ये जो चेस्ट का भाग है, राइट, इसके ठीक अपोजिट, इसको भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कम से कम 5-7 बार करेंगे। यानी 1, 2 और ये 3, हम इसको 1, 2 और 3 भाग में बांटते हैं, राइट, क्लियर है। ये हमारा सर्वाइकल, सर्वाइकल के लिए 1, 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, पांचों तत्व हमारा बैलेंस हो गया, वात पित्त कफ भी बैलेंस हो गया और हमारा पांचों तत्व भी बैलेंस हो गया। हमारा शरीर, जरा सा और उधर करो ऐसे, हाँ ये ठीक है। ये दोनों साइड में आपको ऐसे माप लेना है। जब भी आप सर्वाइकल की ये करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपको माप पांचों उंगलियों को 3 ऐसे मोड़ लेना है, ये पग बन गया, और यहां लगाएंगे और यहां से हम यहां लगाएंगे, ठीक है। ये सर्वाइकल दोनों साइड में आप चाहें तो दोनों साइड में एक साथ क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, लेकिन थोड़ा प्रेशर बनना चाहिए। उंगली को कितना ले जाना है, मैक्सिमम, जब उंगली रखें तो मैक्सिमम सीधा जाने दें, उसके पहले हिलाना नहीं है। जब ये जाना बंद हो गया, जब अंदर शरीर के अंदर ये प्रवेश होना बंद हो गया, अब नहीं जाएगा, तो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। कुछ लोग करते हैं ना, तो ऐसे 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 करने लगते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपके रोगी को कष्ट होगा। जब इसको आप ले जाएंगे, सीधा अंदर ले गए, ले जाने में बस थोड़ा सा दर्द करेगा, वो शांत हो जाएगा। उसके बाद जब अब उंगली अंदर जाना बंद हो गई, तो क्लॉक एंटी क्लॉक, कितना आसान है, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। वहां चेहरा देखिए बदलेगा, चेहरे पे देखिए भाव आता है, देखिए चेहरा देखिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। जब इस तरह से करेंगे, हाथ जैसे हटाए दर्द चला जाता है, दर्द चले जाने के बाद उसको बहुत ही रिलैक्स आएगा। कल हमारे पास, जरा सा बैठे, जरा सा
कल बिहार से एक रोगी हमारे पास आए हुए हैं, एक हमारे विद्यार्थी हैं जितेंद्र सिंह जी, मुजफ्फरपुर से। तो उनके साथ एक स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आया हुआ है, और कल मैंने सिर्फ यही क्रिया करी है। आज 25 से ज्यादा % वो ठीक है। आज मेरे साथ ही हैं वो, कल ट्रेन से आए हैं वो। मैं एक्चुअली बनारस आया हुआ हूँ अभी, प्रयागराज मेले में शामिल होने के लिए गुरुजी का आदेश था। तो मैं पुणे से बनारस आ गया हूँ, और बनारस से मैं फिर वहां जाऊंगा आपके क्लास के समापन के बाद। 30 तारीख को ये क्लास समापन करके फिर प्रयागराज जाऊंगा। प्रयागराज से फिर जो भी कार्यक्रम होगा मेरा, वेबिनार वगैरह। तो स्पॉन्डिलाइटिस में भी आप इसी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में आपको करना क्या है कि सर्वाइकल के पॉइंट से माप शुरू करेंगे। जरा इधर आओ भैया, स्पॉन्डिलाइटिस वाले, पीठ इधर करके बैठो, शॉल उतार दो, शॉल उतार दो। देखिए, हम यहां से माप शुरू करेंगे, यहां से माप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पग, दूसरा पग और तीसरा पग हम मापेंगे, और इस पहले पग को हम 4-4 अंगुल का 2 पॉइंट बना लेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस में छोटे छोटे जोड़ होते हैं ना, ये छोटे छोटे। तो हमें करना क्या है, यहां से जब हमने ये लिया, आप यहां से 4 अंगुल ले लें, तो पहला पॉइंट हमारा यहां बनेगा दोनों साइड में। यहां से 4 अंगुल पे दूसरा पॉइंट हमारा यहां बनेगा। यहां से 4 अंगुल पे हमारा तीसरा पॉइंट यहां बनेगा। यहां से 4 अंगुल पे चौथा पॉइंट यहां बनेगा। बस ऐसे ही 4-4 अंगुल पे दोनों साइड उतारते जाना है। दिख रहा है, विजिबल है? ये 4-4 अंगुल पे मैंने ये दोनों साइड, ये स्पाइन आया है बीच में, स्पाइन आया है बीच में। ये स्पाइन के दोनों साइड में इतनी दूरी पे 2 अंगुल की दूरी है। देखिए, दोनों साइड हम यहां से 4-4 अंगुल पे ऐसे मापेंगे। 4-4 अंगुल पे हम निशान ले लेंगे और इसको स्टिमुलेट करेंगे। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। यहां करना क्या है कि उंगली को अंदर ले जाना है मैक्सिमम। यहां पे हमारा ये पोजीशन लगेगा, ये, क्योंकि इसमें बल लगाने की बात है। इसमें आसानी से अगर हल्के से दबाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इसको ऐसे लगाइए, यूं लगा दीजिए, पूरा अंदर जाने दीजिए। उसके बाद क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। ये सारे वर्टिब्रीज जो है ना हमारे स्पाइन में, यहां से लेकर के यहां तक 7 वर्टिब्रीज हैं, 7 वर्टिब्रीज, C1 से लेके C7। यहां से D1 से लेके D12, और यहां से L1 से लेके L5। राइट, क्लियर है ना सबको? अब सवाल ये है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैंने बताया था पिछले बार, यहाँ S1 से लेके S7 है, 7 है। तो यहाँ 12 है, तो ये 12 किधर गया? माप तो हमने इतना ही लिया, इसमें 7 आया, इसमें 12 आ गया, इसमें 5 ही है। तो चक्कर क्या है? तो समझना ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हम पहला पग लेते हैं, तो इसमें 7 हड्डियां आती है, तो जिसमें 2, एक एटलस और एक एक्सिस। एटलस यहाँ पे होता है, ऊपर वाले को यहाँ ला करके यहाँ जोड़ दिया, एटलस और एक्सिस। ये ऐसे ऐसे घूमने का काम, आगे पीछे होने का काम, ये एटलस और एक्सिस का है। बाकी बच गए 5। तो हम यहाँ से जब माप लेते हैं तो उस 5 को कवर कर लेते हैं, क्योंकि 2 यहीं पे आकर के सिचुएटेड ये हो गया है। राइट, यहां से जब हम बीच का पार्ट लेते हैं, डोर्सल रीजन, तो D1 से लेकर के D12, तो D5, D6, D7 तक यहाँ आया। इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे निकल गया है इधर। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे रचना हो गई है शरीर की, देख पा रहे हैं? यहां तक आकर के, यहां तक आकर के यहां से ये इधर को निकल गया है। इसलिए यहाँ पे 12 हड्डियां होती है, 12, 12। राइट, अब फिर यहां से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे L1 से लेकर के L5 तक हमारे कमर के पास पीठ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गांठ गांठ सी है, 2 गोल गोल सा सबको होगा। तो पीछे देखिए 2 है। ये हमारा यही पॉइंट है। इस पॉइंट को आप 4 पार्ट में बांटें। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे ऊंचा सा उभार है, हड्डियों का नुकीला हड्डी है। देखिए यहाँ पे अपने पीछे छू के देखें, है क्या? दोनों साइड में, दोनों साइड में है ना?
इसको हम 4 भाग में बांटेंगे, 2-2 अंगुल का हम पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4। तो हम इसे स्टिमुलेट करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, और मेन रूप से इसको भी करेंगे। ये जो पॉइंट है, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। इससे आपका क्या होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पॉन्डिलाइटिस है, यहां से लेकर के यहां तक आपको आना पड़ेगा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। मेन रूप से स्पॉन्डिलाइटिस यहां पे प्रभावित होता है, इस पार्ट में ये जाम होता है, और दूसरा यहाँ पे प्रभावित होता है, ये जाम हो जाता है। बाकी सभी प्रभावित अंग होते हैं, लेकिन मेन पार्ट यहाँ होता है और यहाँ होता है। इसके बाद यहाँ तीसरा यहाँ आता है, इस 3 जगह बिल्कुल जाम कर देता है, जिसके चलते शरीर ऐसे ऐसे रॉड जैसी ऐसे सीधी हो जाती है। इसको मुड़ना, यहाँ से मुड़ नहीं पाता है, ये सीधा सीधा ऐसे चलेगा कमर के भाग से। इसके नीचे तो ठीक मूवेबल रहता है, लेकिन यहाँ से जाम हो जाता है। तो 1 2 और ये 3 जगह जाम होता है, राइट। जब यहाँ से आप खोलना चालू करेंगे तो धीरे 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 ये खुलता चला जाएगा। जब आप इसको गर्दन के पास से, यानी एटलस के पास से आप जब शुरू करेंगे, यहाँ से आप उतर जाएंगे 4-4 अंगुल पे, दोनों साइड में स्टिमुलेट करना है इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, 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 यहां से लेकर के यहां तक उतरना है। यह स्पॉन्डिलाइटिस में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस एक दिन में जाने वाली चीज नहीं है, एक दिन में जाने वाली चीज नहीं है। इस कारण से आपको परेशानी हो सकती है। हाँ हेलो, सारे लोग ज्वाइन हो चुके, आपको लिंक नहीं खुल रहा है, ये तो कमाल की बात। आप ग्रुप में जाइए और वो दिया हुआ है। राम जी, कौन से ग्रुप में खोज रहे हैं प्रभु? तो ये स्पॉन्डिलाइटिस क्लियर हो गया सबको? नोट बनाए? 4-4 अंगुल पे इसको ये करना है, यहां से सर्वाइकल से शुरू करना है और सर्वाइकल से होते हुए नीचे उतर जाना है। यह स्पॉन्डिलाइटिस का रोगी सामने बैठा हुआ था, इसलिए आपको स्पॉन्डिलाइटिस हम पूरा क्लियर कर दिए, ठीक है। अब अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, ऐसे घूमना बेटा, ऐसे मुंह इधर कर लो, हाँ बस वैसे रहो। फ्रोजन शोल्डर में हम माप यहां से लेंगे यहां, और इसको हम 4 पार्ट में बांटेंगे। ये टॉप पे आएगा, टॉप से 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल इधर, यहाँ यहाँ, फिर इस पॉइंट में फिर हम जाएंगे 1 2 3 4, और इसका जो 5 ये फाइनल पॉइंट आकाश का जाएगा, वो नीचे जाएगा। नीचे देखेंगे गांठ सी रचना होती है यहाँ पे, गांठ सी, इसको स्टिमुलेट करना है। यानी पहला पॉइंट हम यहाँ लेंगे इस पार्ट में, इस पार्ट में, ये हमारा होगा पहला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। इसके ठीक अपोजिट दूसरा हमारा 4 अंगुल पे यहाँ होगा। देखिए यहां से हम जब मापेंगे तो 4 अंगुल पे ये है, यहां से जब मापेंगे इस टॉप से तो 4 अंगुल पे ये है, और इसके ठीक अपोजिट आकाश नीचे जाता है, ठीक है ना, आकाश के लिए। ये हमारा फ्रोजन शोल्डर, जिसका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, कंधे में दर्द रहता है, उसके लिए फ्रोजन शोल्डर ऐसी बीमारी है कि जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर जब आपका एमआरआई करेगा, एमआरआई करने के बाद एक बीमारी का नाम लिखेगा, एडहेसिव, क्या कहते हैं उसको, एडहेसिव, नाम भूल गए, मैं बता दूंगा उसका नाम। वो जब लिखते हैं ना तो लगता है कुछ इतना बड़ा बीमारी हो गया है कि कुछ, जबकि ये कंधे का साधारण दर्द है, ये मूवेबल ज्वाइंट है। यहाँ पे आप ऐसे उंगली रखें, देखिए चेहरा ऐसे बनेगा, चेहरा देखिए, मेरा हाथ मत छूना, चेहरा देखिए ऐसे बनेगा,
क्लॉक, एंटी क्लॉक, या इसके हाथ को लीजिए और ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आप उंगली यहां रखे रहे बस। ये देखिए कितना आसान है। और ठीक इसके इस पार्ट को ले लें, इस पार्ट को ले लें, आगे का, आगे का ये, आगे का ये पार्ट देखिए। दूसरा आप यहां ले लें, और चौथा जो आपको लेना है, आकाश नीचे लेना है यहां। ठीक है, क्लियर है? इसके नीचे, इसके नीचे का भाग हम यहां से उतरेंगे तो एक पग और ये दूसरा पग, यहां देखिए ये आ रहा है, ये यहां देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट बनेगा, जिसको इसमें दर्द हो जाता है, केहूनी में दर्द हो जाता है, टेनिस एल्बो जिसको कहते हैं, टेनिस एल्बो। जो कंधे में दर्द होता है उसको कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको फ्रोजन शोल्डर हम साधारण भाषा में बोलते हैं, तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस। मेडिकल टर्म में उसको लिखेगा इस दर्द को एडेसिव कैप्सुलाइटिस, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लगता है बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, साधारण सी बीमारी है। कंधे में यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स की शिकायत आ जाती है। ऑस्टियोफाइट्स सभी समझते हैं? ऑस्टियोफाइट्स, व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? कोई बता सकते हैं इसमें? कोई अगर मेडिकल से जुड़े लोग हैं, या मैं पिछले बार बताया था, अगर याद हो, शेखर मान जी बता पाएंगे? कोई बता पाएंगे नहीं ऑस्टियोफाइट्स सर। क्या है? ऑस्टियोफाइट्स क्या है, कोई बता पाएंगे? हम जब एक्सरे कराते हैं, एक्सरे का रिपोर्ट देखें तो उसमें एक जगह लिखा रहता है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है कि बाबा जी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगी है। जब छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में जब हड्डियां टूटती है, उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोफाइट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है हड्डियां, हड्डियां खुरने लगती है। तो हड्डियां जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, फास्फोरस की कमी हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो सकता है। हमारे जितने भी ज्वाइंट हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स। ये मैंने बताया था, साइनोवियल फ्लूइड एक श्लेष्मा होता है जो उसकी चिकनाई को मेंटेन करता है। हमारी हड्डियों में, हमारी हड्डियां दो तरह की होती है, एक कड़ी हड्डियां होती है, एक बड़ी मजबूत हड्डियां होती है, एक मुलायम हड्डियां होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। कड़ी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन जो हमारी दूसरी हड्डी जो कार्टिलेजेज होती है, उसमें फास्फोरस होने के कारण वो मुलायम होती है। लेकिन हमारे हड्डी से हड्डी को जो बांध के रखता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। हमारे हड्डी और मांस को जो बांध के रखता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, और मांस को जो बांध के रखता है उसको सैलेक्सोर कहते हैं। राइट? क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अंतु सर, आप पहली बार आए हैं, आपको क्लियर हो पा रहा है? प्लीज अनम्यूट। या हाँ। चूंकि मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि कुछ टेक्निकल ऐसा होगा जो आप शायद ना समझ पाए, चूंकि बेसिक अगर जानकारी नहीं होती है, ये लोग हैं तो पहले से जाते हैं, तो दोबारा मैं रिवाइज, चाहे ये भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा मेरी बात कि हाँ बाबा जी ने ऐसा बताया था, या इनके पास नोट्स वगैरह होंगे तो रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, बुक्स, इतने लोगों में किनके पास बुक्स, किनको नहीं मिला है अभी तक, जिन्होंने बुक नहीं मंगाया? क्या? जो हमारी किताब शाश्वत चिकित्सा की आई है, सबको पता है ना? या शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान, हमारे पास है। हाँ, जिनके पास आ गया है इसको पढ़ें। अब बताएं कि ये पुस्तक में जो मैं बता रहा हूँ सही से मैं उतार पाया हूँ या नहीं, ये तो आप लोग बताएं। या सही है? ठीक है। समझ में आ या जाता है? सरल है? या तो जिनके पास, जिन्होंने भी नहीं मंगाया है पुस्तक, आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। आज हाथ के जोड़ों को क्लियर कर लेते हैं। टेनिस एल्बो, इसके अलावे अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस,
और ऑस्टियोआर्थराइटिस। और स्पॉन्डिलाइटिस का जो मैंने अभी बताया है, स्पॉन्डिलाइटिस अगर आप प्रयोग करेंगे, बेशक इसमें टाइम लगेगा, कुछ रोगियों में महीना महीना टाइम ले लेता है, लेकिन आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। जोड़ों से बीमारियां, ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उनके पास ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आप ऑपरेशन से बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। आप घुटने की समस्या का भी अगर सिर्फ इलाज करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के घुटने बदलने से बचा सकते हैं, उनका लाखों रुपया बचा सकते हैं और उनके परिवार को फायदा दिला सकते हैं। ये समाज का एक काम है। हम लोग समाज के काम करने के लिए निकले हैं। और जिस संस्था से मैं आता हूँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, जिस संस्था से मैं आता हूँ, उस संस्था का यही काम है कि ऐसी विद्या को जो हमारे सनातन में है, हमारे वेदों में है, हमारे महर्षियों ने जिस विद्या को दिया है, उस विद्या को हम जन जन तक पहुंचाएं। यही बीड़ा लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। एक अकेले बाबा जी नहीं कर पाएंगे, इसमें सभी लोग अगर मिल जाए तो बड़ा काम हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि बड़े बड़े वर्ग तक ये पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरे मरने के बाद में भी अगर ये चिकित्सा संसार में रह जाए तो एक उपलब्धि होगी मेरे जीवन की। मैं लगभग 60 साल का होने को हूँ, और इस 60 साल में अगर मैं नहीं पहुंचा पाया तो सेंचुरी मारने का इरादा नहीं है। सेंचुरी मारने के लिए भगवान शायद तैयार रखे ना रखे, क्या पता है सेंचुरी लगे ना लगे। कल किसने देखा, कल आए ना आए। तो इसलिए सबका सहयोग इसमें चाहिए कि इसका विस्तार हो, इसको अच्छे से सीखें। कुछ नहीं करें तो चिकित्सा करें, और जब भी सेशन होता है ज्वाइन करें, चाहे वो वेबिनार ज्वाइन करें, लोगों को प्रेरित करें, और पुस्तक के प्रसार के लिए भी ध्यान दें। अगर आप दोस्तों में किसी में अच्छी चीजें बांटनी चाहिए, बांटने से बढ़ता है। व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। ये नियम है कि जितना आप देते हैं उससे कई गुना यूनिवर्स आपको देता है। व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। नीलकंठ भावरे, नीलकंठ भावरे अनम्यूट कहाँ से हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए। हाँ, मैं मंडला जिला से एमपी से हूँ महाराज जी। ओके। एमपी से आप डॉक्टर हैं क्या? जी तो आप कुछ चबा रहे हैं, इलायची चबा रहे हैं या गुटखा चबा रहे हैं? जी। क्या चबा रहे हैं? इलायची, हाँ, इलायची वो चबा जड़ी रहे है, हैं। जड़ी हाँ, जड़ी जड़ी महाराज चबा जी। रहे हैं तो चलेगा, गुटखा ना जी चबाइए। जी। हाँ, पापा जल्दी खाए ना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेलकम। तो आइए हम हाथ में और जो जोड़ है उसके बारे में हम सीख जाएं आज। इसको आप नोट कर लें। टेनिस एल्बो के बारे में सबको क्लियर है? टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो कोई करके बता सकता है? नरेंद्र जी, टेनिस एल्बो बताएं एक बार जरा। हाँ, राइट। नहीं, देखिए महापात्रा जी को देखिए, सही उन्होंने शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए। हम जब भी टेनिस एल्बो का इलाज करेंगे, भैया आओ आगे, बस। जब भी हम टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट करते हैं तो टेनिस एल्बो, इसको आप घुटना समझें। क्या? ये घुटना है, और ये पोजीशन बनाए। पोजीशन क्या बनेगा? ये बनेगा, और ये लगेगा आकाश यहाँ, दो ऊपर और दो नीचे। राइट, क्लियर होता है? देखिए, दो ऊपर और दो नीचे। हमारा आकाश यहाँ है, जो ठीक इसके अपोजिट जाएगा, आकाश यहाँ आएगा। इसको ऊपर कीजिए जरा, पतलून को। हाँ, देखिए, इसको हम घुटना समझें। दो ऊपर, दो ऊपर और दो नीचे। राइट, हम यहां स्टिमुलेट करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, यहां स्टिमुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे गड्ढा है, आप छू के देखें अपने हाथ में, ये दोनों साइड में गड्ढा मिलेगा। जितने गड्ढे हमारे शरीर में होते हैं, ऑल आर जंक्शन पॉइंट। वहां पे बहुत सारे नर्व्स आकर के वहां पे मिलते हैं। जैसे आप घर में ना, थोड़ा साइड करो। हाँ, अच्छा, मेरी आवाज यहां से आ रही है? आ रही है, ओके। अब मुझे भी आराम मिल जाएगा। बाबा जी का आसन लगा हुआ था। हाँ, तो अपने घर में जो वायरिंग की आप ये देखेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करके गया है,
तो आप देखेंगे कि एक जगह पे वो जंक्शन पॉइंट बनाता है। आपके अगर किचन की बिजली चली जाए, आपके वॉशरूम की बिजली चली जाए, आपके आंगन की बिजली चली जाए, वो जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो सारा चीज चेक करने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा कि जंक्शन पॉइंट को खोलेगा, जंक्शन पॉइंट के वायरिंग्स को चेक करेगा। वैसे ही हमारे शरीर में जगह 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 पे भगवान ने जंक्शन पॉइंट बनाया है। हमारे शरीर को 3 पार्ट में बांटा है और उस 3 को भी 3-3 पार्ट में बांटा है। ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये 3 पार्ट में है। ये पार्ट का हिस्सा मुंह तक, मुंह के नीचे का हिस्सा, नीचे के ओठ के नीचे का हिस्सा ऊपर है, यहाँ से लेकर के आईब्रो तक का हिस्सा अलग है और यहाँ से लेकर के ऊपर का हिस्सा अलग है। अब ऊपर वाले पार्ट को भी 3 पार्ट में बांटा है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब एंड पोस्टेरियर लोब के रूप में। देखिए भगवान की रचना देखिए, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में 3 का खेल हमेशा चलते रहेगा। ये 3 के ही खेल में हम फंसे हुए रहते हैं। 3 का चक्कर कहते हैं ना, 3 को कुछ लोग अशुभ अंक मानते हैं, कहते 3 है, नहीं 3 टिकट महाविकट कहते हैं ना। ये 3 का खेल है जो हमारे शरीर में है। 3 दोष, वात पित्त कफ, 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 3 गुणों से संसार बना है जो 3 दोषों से संचालित होता है, राइट। 5 तत्व का ये पंच महाभूतों का शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है और 9 ग्रहों से प्रभावित होता है और 10 द्वार इसमें है, 10 द्वार, 10 दिशाएं, 10 भगवान। इस सारा खेल से जब आप निकलते हैं तब आप मंजिल पाते हैं, तब अचीवर कहलाते हैं। अचीवर बनने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे तब अचीवर बन पाएगा कोई। ये बाकी भाव सागर में डूबते उतराते रहिए, डूबते उतराते रहिए। भाव सागर इसको बोला गया है। भाव, भाव का मतलब क्या? भाव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ भाव? कहते हैं ये भाव सागर है। गौ का पूंछ पकड़ करके हम भाव सागर करते हैं। तो भाव सागर माने क्या? भाव माने क्या होता है? भाव, भाव माने बिगिन, बिगिन, शुरुआत, शुरुआत। हर समय हर पल शुरुआत हो रहा है, एंड हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, एंड हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। एक सांस गई, एंड, अंदर गई, ओपन, शुरुआत, बिगिन। ये बिगिन का खेल चालू है, हर पल बिगिन हो रहा है, हर पल बिगिन हो रहा है, इसीलिए इसको भाव बोला गया। भाव, ये भाव सागर है, यानी हर पल नष्ट हो रहा है, बन रहा है, नष्ट हो रहा है, बन रहा है, नष्ट हो रहा है, बन रहा है, एक एक पल समाप्त हो रहा है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का काम हर समय चालू रहता है। ब्रह्मा यानी बनाने वाला, विष्णु यानी पालन करने वाला और महेश संहार करने वाला। ये 24 घंटे अनवरत चलने वाली प्रतिक्रिया है। हम जिसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में विज्ञान जिसको कहता है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर के रूप में हम जिसको जानते हैं, दैट्स कॉल्ड गॉड। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये प्रक्रिया हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा जीवन 3 भाग में बढ़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, वृद्धावस्था। बचपन को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। एक समय नवजात, जिस समय पैदा हुआ, एक समय बीच का आयु और एक समय जो युवा होने के पहले की अवस्था, क्या कहते हैं उसको? किशोरावस्था। किशोरावस्था पे जाके हमारा पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। जवानी के भी 3 पार्ट होते हैं। एक ओरिजिन जवानी अभी फूट रही है भगत सिंह जैसी, और दूसरा मध्यम में, और फिर नियर अबाउट 40 साल, 40 साल के पास गए तो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत हो जाती है, ज्वाइंट एज में पहुंच जाते हैं 40-45 साल में। सही है ना? तो हर एक को 3-3 पार्ट में भगवान ने बांटा है। हमारे शरीर को भी 3 पार्ट में बांटा है, इस 3 को भी 3 पार्ट में बांटा है, उस 3 को भी 3-3 पार्ट में बांट दिया है, यानी 9 पार्ट में। इसीलिए 9 ग्रहों से हम प्रभावित होते हैं, राइट? यहां तक क्लियर है ना? ओके। तो हम स्पॉन्डिलाइटिस के बाद हम अर्थराइटिस को देखें। हम यहां से माप लेने का हमने तरीका बताया था। एक पहला पग, इसमें हमारा फ्रोजन शोल्डर आ जाएगा। ये दूसरा, यहां से हम जब दूसरा लेंगे तो दूसरा पग यहां से 2 अंग, 3 अंगुल, 4 अंगुल, देखिए यहीं पे आ जाता है पॉइंट पहला मेरा। देखिए ये पॉइंट, यहां से जब हम यहां आए तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पहला गड्ढा ये, दूसरा गड्ढा ये 4 अंगुल पे, ठीक 4 अंगुल पे दूसरा गड्ढा। यहां से 4 अंगुल लीजिए तो तीसरा गड्ढा,
और यहां से 4 अंगुल लीजिए तो चौथा गड्ढा, और यहाँ पे 5वां गड्ढा, राइट, टेनिस एल्बो। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पार्ट आ गया, इस पार्ट को कहते हैं कार्पल। क्या है ये? कार्पल। यहाँ पे 8 हड्डियां होती है, 8 बोन्स इन कार्पल। कार्पल में 8 हड्डियां होती है। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 1, 2 और 3 पार्ट में। चौथा हमारा यहाँ आएगा। देखिए, इसको हम 1, 2, 3, चौथा हमारा यहाँ आएगा और 5वां हमारा यहाँ आएगा, राइट राइट। हम स्टिमुलेट करेंगे यहाँ, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, और यहाँ ये जो बीच की जो ये बड़ी ये है, इसको नहीं छेड़ना है। इसके इस पार्ट में, कोने में और इस कोने में, यहाँ देखिए, यहाँ क्लॉक एंटी। यहाँ देखिएगा छू करके तो यहाँ पे बंच मिलेगा ढेर सारी नसों का, छू के देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बारीक बारीक नसें मिलेगी। देखिए यहाँ छू के बहुत सारी बारीक बारीक नसें हैं, है ना। यहाँ भी बहुत सारी बारीक बारीक नसें हैं। और इस पार्ट को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, एक क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर बीच का पार्ट, बीच क्लॉक एंटी क्लॉक, और फिर ये साइड का पार्ट। यानी 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, पंचमहाभूत। ये हमारा कार्पल। इसके बाद मेटाकार्पल, इसके बाद मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में 1, 2, 3, 4, 5 हड्डियां होती है। कार्पल में 8, मेटाकार्पल में 5, और बाकी बच जाते हैं ये फ्लैंजेज। अब फ्लैंजेज में कितनी हड्डियां होती है, कोई बता सकता है? फ्लैंजेज, फ्लैंजेज में 14 जी 14 14। हाँ, तो अंगुलियां 5 है, अंगुलियां 5 है, 3-3 पार्ट में बटी हुई, तो 5 तिया 15 होना चाहिए सर। लेकिन अंगूठे में 2 ही होती है। अंगूठा यहां से जुड़ा होता है, आपके मेटाकार्पल से जुड़ा होता है, राइट, इसलिए ये 14 है। यानी यहां से 1 और 2 यहाँ, 1 और 2 यहाँ, 2, 1, 3, इसमें 2 हड्डियां है ना, रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना, एक रेडियस है और एक अल्ना है। यहाँ पे 8, तो 8, 2, 10 और 1, 11, 11 और 5 कितना हुआ? 11, 5, 16, और 16 और 14 30 बोन्स इन 1 हैंड, राइट राइट। अब हम यहाँ आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हो गया। अब यहां से हम 4 अंगुल ऐसे लेंगे, 4 अंगुल, एकदम क्लियर, 10 बार में आप समझें, लेकिन समझ जाए। हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 4 अंगुल में, ये। अब यहां से हम यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। अब यहाँ हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, और यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो यहाँ से जो आया है ना, ये पूरा पार्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम अर्थराइटिस के ऊपर बढ़ेंगे, हम अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, तो इसको हम 4 पार्ट में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4। इसको घुटना समझें, इसको समझा जाए घुटना। 4 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, आकाश नीचे, ठीक इसके अपोजिट नीचे आकाश। हम इसको 4 पार्ट बांटेंगे, इसको भी हम 4 पार्ट बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, आकाश नीचे। हम ये छोटे जोड़ों को 4 पार्ट में बांट करके जब हम ऐसे करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक स्टिमुलेट करेंगे घुटने जैसा, इसमें जो जकड़न है, ये जो टेढ़ी हो रही है वो सीधी होने लगेगी। मैंने एक रोगी को ठीक किया था, वो बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक था कि ऐसे उंगलियां उसकी ऐसे टेढ़ी हो गई थी, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां सारी। वो डीडीए के ऑफिसर थे दिल्ली में, और भारत में कोई ऐसे चिकित्सक नहीं बचे थे, कोई ऐसी पैथी नहीं बची जहां उन्होंने इलाज नहीं कराया था। जब उन्होंने इस शाश्वत चिकित्सा के लिए मेरे पास आए, पहला दिन में जब उनको ट्रीटमेंट किया और वो उठ करके अपने से स्वतः खड़े हो गए, उनके चेहरे पे जो भाव आया था ना, वो मेरे लिए गोल्ड मेडल था। उनके चेहरे पे जो अचानक से वो एकदम से उठ के खड़े हो गए, पूरे शरीर को मैंने स्टिमुलेट किया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टिमुलेट किया। इसके बाद उनको मैंने कहा कि आप एक बार अपने से खड़े होने का प्रयास करें।
वो व्यक्ति बोले नहीं, उसकी पत्नी भी बोली कि नहीं, इनको शौच के लिए भी उठाना पड़ता है, शौच इनको बिस्तर पे ही कराना पड़ता है, ये उठते नहीं है। मैं कहा बेटा कोशिश करो। वो लगभग 40-50 साल के आदमी थे, 40 प्लस 50 प्लस, और एकदम से अपने स्वतः उठ के खड़े हो गए। मैं कभी अगले बार में उनका वीडियो दिखाऊंगा या मैं शेयर करूंगा आपको। तो ऐसी आश्चर्यजनक आप रिजल्ट दे सकते हैं शाश्वत चिकित्सा से ऐसे लोगों पे जो खास करके अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे रोगों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हड्डियों की बीमारियों के लिए आप पूरी महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत या बहुत इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, आप कोई भी पैथी करते हैं, किसी तरह की चिकित्सा करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर सर्विस होल्डर हैं, आप 1 घंटा इसके लिए दे दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लोगों से आपकी बातचीत होगी, इस विषय पे बात होगी, और 1 घंटा समाज में आपको जुड़ने का कनेक्टिविटी बनेगी समाज से। ये सोशल कनेक्टिविटी आपको बहुत कुछ देता है। समाज का हमारे ऊपर कर्ज होता है, आप इस कर्ज को पूरा कर सकेंगे। अगर आप युवा हैं तो लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज कनेक्टिविटी ही धन है आपका। कहते हैं कि आज जिसके पास डेटा है वो टाटा है, जिसके पास डेटा है वही टाटा है। अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा जमा है, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हैं, तो आप कुछ भी बात कहेंगे तो वो मानेंगे। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, तभी आप टाटा बन पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। आज कनेक्टिविटी, आज बैंक में पैसा रहे चाहे न रहे, आपको अगर 1000 लोगों से कनेक्टिविटी है, आप एक मैसेज छोड़ेंगे कि आज मेरे घर में पूजा है, तो 1000 में अगर 60% भी लोग आए तो 600 लोग आएंगे। लोग दुनिया में कहेंगे वाह, इसको कितना जानने वाला है आदमी, इतनी भीड़ इसके यहाँ होती है। जबकि कुछ नहीं है, मात्र 1000 लोगों से कनेक्टिविटी है आपकी। 1 अरब की आबादी में 1000 लोगों से मिलिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर आपको समस्या आ गई, अगर लोगों ने 100 रुपया मदद कर दिया, तो लाखों रुपया आपके पास आ सकता है। 100 अगर 1000 लोग आपके साथ खड़े हो गए, खाली आपके व्हाट्सएप पे लाइक कर दिए, तो आप हिट हो जाइएगा सोशल मीडिया पे। क्या सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सिर्फ 1000 लोगों से कनेक्टिविटी बनानी है जिंदगी सफल करने के लिए। बहुत ज्यादा पूरे 1 अरब आबादी के लिए जरूरत नहीं है मुझे। 1000 लोग हमारे हो जाएं और हम 1000 लोगों के हो जाएं, तो सफल जिंदगी है। सफलता इतना आसान है। सफल होने के लिए दुनिया में सबसे आसान काम सफलता है। असफल होने के लिए हमको बहाने बनाने पड़ेंगे, आलस करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, निकम्मा होना पड़ेगा, उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। लेकिन सफल होने के लिए, सफलता के लिए कोई कंपटीटर नहीं होता। आप कोशिश करके देखिए। बाबा जी इसके उदाहरण हैं। मैं बहुत सारी समस्याओं को झेलने में विश्वास रखता हूँ। जो समस्या सामने आओ उसको हम चैलेंज के रूप में लेते हैं, चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और जिसने जिंदगी में चैलेंज लेना सीख लिया, उसको कोई असफल नहीं बना सकता। तो आज एक बार मुझे अर्थराइटिस को प्रैक्टिकल करके बताएं, जो नए विद्यार्थी बताएं। नरेंद्र जी आप तो करते हैं, आपको कर लेंगे। नए GH धर साहब, GH धर अनम्यूट हो जाएं और बताएं मुझे स्पॉन्डिलाइटिस कैसे ठीक करेंगे। एक बार अपना परिचय भी दें सर। GH धर सर हाँ जी बताएं। प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? और ओडिशा भुवनेश्वर में है। बोईसर, ओडिशा भुवनेश्वर से है। अच्छा भुवनेश्वर से हैं, ओके। या तो आपने क्या सीखा आप जो अर्थराइटिस के सिखाए बारे में? हैं अर्थराइटिस के या बारे में बताइए। आवाज नहीं आ रहा है बाबू जी। ओके, अर्थराइटिस के बारे में कौन बता पाएगा? थंब दिखाइए। व्हाट इज अर्थराइटिस? प्रदीप कुमार जी। और कौन बता पाएगा? नरेंद्र कुमार। और कौन बता पाएगा? सुरेश व्यास। अर्थराइटिस के बारे में कौन बता पाएगा? सुदर्शन बड़ाइक, छविनाथ सिंह, शेखर मांझी। आप नहीं बता पाएंगे क्या? शेखर मांझी आपको इसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है क्या? तो बीमारियां होती कैसे है, वेयर इज ओरिजिन ऑफ डिजीज। इस संसार में कोई बीमारी नहीं है और हर आदमी बीमार है। तो कहाँ पे त्रुटि आती है कि हमें अर्थराइटिस हो जाता है? कहाँ पे त्रुटि आती है कि स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है? कहाँ पे त्रुटि आती है कि गाउट हो जाता है?
ये आपको जानने की जरूरत है जिस सेक्टर में है। अगर बड़ा करना है तो छोटा गोल लेकर के नहीं चलें, और अगर बाबा जी से जुड़े हैं तो बड़ा गोल पे आइए ना। बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि पड़ोसी पागल कहे। यस, दैट्स कॉल्ड अचीवर। हाँ, छविनाथ सिंह बताइए, व्हाट इज अर्थराइटिस? मुझे पूरा डिफाइन कीजिए अर्थराइटिस, आपसे ही सीखूंगा मैं। हाँ सर सभी को बताइए। प्रणाम। हाँ प्रणाम। अर्थराइटिस के लिए हम यहाँ से माप शुरू करेंगे लेना। नो पग नो, बनाएंगे, पहले तो मैं माप पग नहीं बनाएंगे पूछा, अपना। मैं माप जी। नहीं पूछा, इलाज भी नहीं पूछा। व्हाट इज अर्थराइटिस? ये अर्थराइटिस होता क्या है? क्या है अर्थराइटिस? अर्थराइटिस क्या है? घंटे भाई, हाँ, वात की बीमारी है, गठिया वात की बीमारी है, सही है। घंटे बात हाँ। कीजिए बाबा जी। रूमेटिक डिजीज है ये। बट हाँ जी क्या भाई। है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड सबसे पहले छोटे छोटे जोड़ों में जमा होना शुरू होता है, ये छोटे छोटे ज्वाइंट्स में। ये फिंगर्स के भास्कर अंदर होगा, होगा बाबा जी, इसके चारों पॉइंट सिमुलेट करना पड़ेगा, लास्ट आकाश तब तो नीचे आ जाता है इसका। वो बात का विषय है ना व्यास सर। हम्म। पहले मैं पूछ रहा हूँ स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए जब आप ट्रीटमेंट करते हैं। जब अगर कोई उंगलियां ऐसे टेढ़ी आ गई या उसकी उंगलियों में दर्द है, कोई डॉक्टर आपसे मिल गया, ऑर्थो वाला मिल गया, बोला सुरेश व्यास क्या कर रहे हो? बोला हमको एक बाबा जी ने बताया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। बोला किस चीज का इलाज कर रहे हो? तो क्या कहिएगा? कहिएगा दिस इज Arthritis। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटिक अर्थराइटिस, ये तीनों को डिफिनेशन समझना पड़ेगा। आप किसी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, यस दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज रिमेटिक अर्थराइटिस या ओनली अर्थराइटिस। बात समझ पा रहे हैं? यस। रख दो। दोबारा दोबारा क्लास लेने का यही तो मतलब है कि आप नई गहराइयों में जाएं। पहला क्लास लिए, आप इससे परिचय हो गया। पहले आपके पास मिले, सुरेश व्यास से मिले, नमस्ते हुआ, परिचय हो गया, हम आपके यहाँ गए, चाय पिए रहे। दूसरे मुलाकात में पता चलेगा कि सुरेश व्यास कैसे आदमी है। तीसरे मुलाकात में पड़ेगा कि उसका गोल बहुत बड़ा है या छोटा है। चौथी मुलाकात में हम दोस्त हो जाएंगे, उसमें साथ मिलकर के काम करने लगेंगे या दूर हो जाएंगे। यही होता है ना। तो हमारी ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात हमारे पहले सेशन में थी, ये दूसरी मुलाकात है। तो आज आपको ऐसे बारीकी से डिफाइन करना सीखना पड़ेगा, तब आप अच्छा हीलर बन पाएंगे। किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। इलाज आप चाहे जैसे करते हैं, रोगों के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, इस एनाटॉमी के ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि 206 हड्डियों को आप डिफाइन कर पाए। जब आप बोन को और बोन मैरो को डिफाइन कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज वेल्थ। धन रहे ना रहे, नॉलेज है तो पैसा आता है। बोलिए सही है कि गलत? हमें कमाना नॉलेज है, हम पैसा के पीछे भागते हैं, इसलिए उल्लू बने हैं। अच्छा, लक्ष्मी मैया की सवारी उल्लू क्यों है? धन के देवता कुबेर हैं, धन की देवी लक्ष्मी कैसे? न उसकी पत्नी है, न बहन है, न बिटिया है, तो धन की देवी लक्ष्मी कैसे? जो दिन रात हाय लक्ष्मी मैया कर रहा है वो उल्लू है। उल्लू, उल्लू यानी जिसके ऊपर लक्ष्मी सवार रही वो उल्लू जैसा होता है, उसको निगेटिव दिखता है, पॉजिटिव नहीं दिखता। अगर लक्ष्मी आपके सिर पे सवार है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई बार बार आपको देख रहा है, आप घर जाके आप सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी कि क्या बात है, हमारा रेकी कर रहा था, जरूर कोई बात है, 2-4 कुत्ते बढ़ा लेंगे सिक्योरिटी में। लेकिन अगर सरस्वती यहां सवार है और आपके तरफ कोई बार बार देख रहा है, घर जाके फिर नींद नहीं आएगी। वहां पे लगेगा कि पता नहीं उसको क्या जरूरत थी मेरी, बार बार मेरे तरफ बड़ी कातर निगाहों से देख रहा था, मुझे पूछना चाहिए था, शायद उसको कोई समस्या थी। देखिए सरस्वती है, विचार बदल जाते हैं। धन यहाँ जमा हो गया, विचार आपके नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव दिखेगा। कोई आपके तरफ हंस के मुस्कुरा के भी देखे तो आपको लगता है कुछ लूटना चाहता है, यह निगेटिविटी है। तो हम नेगेटिव ना सोचें, हम पॉजिटिव सोचें। धन के लिए, जो पैसे के लिए काम करता है, दैट्स कॉल्ड लेबर। जो परफेक्शन के लिए काम करता है वो बिलियनियर होता है। परफेक्ट, जो भी करें परफेक्ट करें। ईश्वर की कृपा है कि एक बाबा के पास ये ज्ञान प्रकट हुआ,
मैं कोई बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड से आया हूँ, मैं कैम्ब्रिज से आया हूँ, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल गांव का गवार बाबा जी, ठेठ बाबा जी हूँ। मैं अपने आश्रम से अपने गुरुओं के सानिध्य में जो पाया हूँ उसको मैंने घिस घिस करके उसमें शाइनिंग लाया पिछले 30 सालों में। उसका प्रैक्टिकल करके जो एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं आपको बांट रहा हूँ। हाँ, ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि मैं अपनी बातों को लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, आपसे बातें कर सकता हूँ। 3 कला जो जानेगा, खास करके युवाओं के लिए मैसेज है। कुछ युवा हैं इसमें, शेखर मांझी है, सुदर्शन बड़ाइक है, सुरेश व्यास भी हैं, बाकी सब जवान ही हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, आई एम 60 ईयर ओल्ड, मैं बालक हूँ। लेकिन कुछ इसमें युवा हैं, युवाओं से बात कर रहा हूँ। और हमारे महापात्रा सर भी अभी बालक ही हैं। उम्र का पड़ाव जो होता है वो सिर्फ गिनती है, संख्या है, उम्र से कुछ नहीं होता। 60 साल के उम्र में भी इतिहास रची जाती है। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, कविता सुने हैं ना। तो 60 साल में भी इतिहास रचा जा सकता है। इतिहास रचने के लिए कोई उम्र नहीं है। छोटा बालक भी इतिहास रच देता है, वो चाणक्य बन के। एक बालक अभी आया था ना, चाणक्य के नाम से मशहूर था कि उसका मेमोरी बहुत तेज था। तो इसी तरह से हम लोग भी रच सकते हैं। 60 साल कोई ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ नंबर का गेम है। नंबर, अपनी ऊर्जा को बना के रखें, अपनी ऊर्जा को बना। बाबा जी के लिए मेरा विशेष संदेश है, पैसे के लिए काम ना करें, परफेक्शन के लिए काम करें। पैसा आपके पीछे पीछे आएगी। पैसा को चरणों में जगह दें, सिर पे ना बिठाएं। पैसे को जितना तेजी से आता है उतना तेजी से जाने दें। दुनिया में धन का एक नियम हमारे गुरुजी बताते हैं। क्या है? धन का एक नियम है कि जितना पैसा आया, अगर 100 रुपया आया तो 10 रुपया कहाँ जाएगा? तो दान में, 10% दान में। 10% कहाँ जाएगा? तो 10% संचय में। 10% दान में, 10% संचय में, और 10% इमरजेंसी फंड में। इमरजेंसी फंड कि अभी कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत पैसा निकालो। 100 रुपया आया तो 30 रुपया आपका नहीं है, 70 रुपया आपका है। उसको चाहे आप दारू पी के उड़ा दो, या बीवी पे खर्च करो, बच्चे पे खर्च करो, किताबें खरीदो, पुस्तक खरीदो, मोबाइल खरीदो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो 100 रुपया आया और 100 का 100 खर्चा किया, वो 30 रुपए के कर्जे में रहता है हमेशा, जिंदगी भर मैनेज करते रहेगा। उससे लेगा उसको देगा, उससे लेगा उसको देगा, उससे लेगा उसको देगा। बोलिए सही है ना? ये मैनेजमेंट चलते रहेगा जिंदगी भर। वो 99 कभी 100 में बदलेगा नहीं। लेकिन अगर जैसे ही 100 को हम 70 मान लेते हैं कि 100 रुपया हम नहीं कमाए, 70 कमाए, 1000 नहीं कमाए, 700 कमाए, 1 लाख नहीं कमाए, 70,000 कमाए, तो धीरे धीरे आपका इमरजेंसी फंड भी पुष्ट होता है। उसको खर्च नहीं करना है, इमरजेंसी में करना है। और आपका जो बैलेंस संचय फंड है, जो अपने अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बच जाएगा। आपको जिंदगी में कभी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी फंड निकालना नहीं पड़ता है। आपके दोस्तों को पता होता है कि शेखर मांझी के पास बहुत रुपया है, 10 लाख जमा है, 20 लाख जमा है। आप कहिएगा जरा 5 लाख रुपया भेजो, एक फोन कीजिएगा, फटाक से भेजेगा कि इसके पास 20 लाख 30 लाख है, दे देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि देगा कहाँ से पैसा, तो तुरंत बहानेबाजी करने लगेगा। इसलिए ये टेक्निक है जीवन जीने का, ये टेक्निक है ग्रो करने का। लेकिन चलिए, हम अभी शाश्वत चिकित्सा को जब भी हम करें, पैसे के लिए ना करें। पैसा अपने आप आएगा। जिस व्यक्ति को आप ठीक कर देंगे, हमारे पास कोई भी रोगी आता है तो बिल्कुल उसको नहीं कहते कि इतना रुपया लगेगा, लेकिन वो अपने स्वेच्छा से इतना दे के जाता है कि हम सारा काम कर लेते हैं, आगे जो भी करना होता है बाबा जी को। ये बाबा जी अपने इस शरीर से अभी हमारे 14 बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग यकीन करेंगे, 14 बच्चों का मैं बाप हूँ, लड़के लड़कियों का 14 सब हायर ऊंचे ऊंचे क्लासों में पढ़ते हैं। कोई MBA कर रहा है, कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, कोई AI का कोर्स कर रहा है। सबकी फीस आती है, कहाँ से आती है? ऐसे ही आती है। मैं किसी से मांगता नहीं, लेकिन आ जाती है। हमें जो आता है, मेरा कोई खर्च नहीं तो मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ। When you support selflessly, universe support endlessly। ये तो ब्रह्मांड का नियम है, जितना आप देंगे। ये दान करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही उत्तम कार्य बताया गया है। दान करने से क्या होता है? एक बार बिल गेट्स को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई। फूड पॉइजनिंग समझते हैं ना? फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज। खाना खाइएगा, हजम नहीं होगा।
वो उल्टी सीधे खाने से या किसी तरह का ये केमिकल वाले खाने खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एक बार उसको फूड पॉइजनिंग हुआ, भारत आया। भारत में उसके एक दोस्त ने बताया कि यार इतने दिन से फूड पॉइजनिंग, चलो एक बाबा जी के पास। बोला इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए फूड पॉइजनिंग में, बाबा जी क्या करेंगे? बोला देखो भारत के बाबा लोग बड़े जानकार होते हैं, चलो। बाबा जी के पास ले गया, बाबा जी ने सारी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बिल गेट्स को सलाह दिया कि जाओ दान करो, ठीक हो जाएगा। अब बात, कोई रोगी आपके पास आया, उसको कहिए दान करो ठीक हो जाएगा, तो आपकी बात नहीं मानेगा। वो गया, दोस्त ने कुछ दिनों के बाद पूछा कि कैसे हो? बिल गेट्स ने कहा कि क्या कैसे हो, बाबा जी ने तो कुछ दिया लिया नहीं। उन्होंने कहा दान करो ठीक हो जाएगा। तो दान करने से, किसी को डोनेशन दे देने से हमारे फूड पॉइजनिंग का क्या लेना देना? वो अमेरिका का आदमी, बिलेनियर आदमी भाई, वो भारत वाला तो था नहीं कि अंधविश्वासी होगा। मान, भारत वाले को अंधविश्वासी कहा जाता है, लेकिन सही विज्ञान हम ही लोग जानते हैं। ये अंधविश्वास में ही सारा विज्ञान है, जिसको हमने पढ़े लिखे लोगों ने अंधविश्वास का नाम दे दिया है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे त्योहार मनाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, सब साइंटिफिक है। लेकिन उसको जो हाईली एजुकेटेड लोगों ने, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से आए हैं, उसको अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन वो अंधविश्वास नहीं है, हर जगह विज्ञान है। उसकी पैकेजिंग पुरानी हो गई है भले। अभी मेरी एक पुस्तक इसी के ऊपर लिख रहा हूँ कि तुलसी पूजा करने में विज्ञान कहाँ है, शंख बजाने में विज्ञान कहाँ है, मंदिर जाने में विज्ञान कहाँ है, मूर्ति पूजा करने में। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि जो धर्म के जो भाषा में बताई गई है ना, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बहसें होती है। मैं उसको सीधा विज्ञान से जोड़ता हूँ कि इसमें विज्ञान कहाँ है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब मैं बताता हूँ कि पाहन पूजने में विज्ञान कहाँ है, कैसे हमारा दिमाग कंसंट्रेट होता है, कैसे हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, ये सारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में पढ़ते हैं, उसी को हम एनएलपी के रूप में पढ़ते हैं, उसी को हम हिप्नोसिस के रूप में पढ़ते हैं। हमारे महाभारत गीता जी पढ़िए तो गीता जी में हिप्नोसिस तो है। हिप्नोसिस में ही पूरा सम्मोहित कर लिया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, और धनुष उठाने पे मजबूर कर दिया। जो बिल्कुल ड्राई हो गया था, बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था, अपनी बातों से ही चार्ज कर दिया ना। तो उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सबको जगा दिया, एक एक सेल को जगा दिया ना अपनी बातों से। ये काम आप भी कर सकते हैं। भगवान ने गीता हमारे लिए ही तो दिया है, सबके लिए। गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली गई है, गीता हमारे लिए बोली गई। जब भी समस्याएं आए, कुछ भी नया करना चाहो तो गीता का ज्ञान लो। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल बुक गीता है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल बुक गीता, किसी धर्म का ठप्पा नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया है उसमें, लेकिन कोई धर्म का ठप्पा नहीं है। सारी दुनिया के लोग लाभ लेते हैं। हमारे ज्ञान को दुनिया में ले जा करके नई पैकेजिंग करके उसको एनएलपी कह करके हमको सिखाने के लिए हमारे यहाँ आ रहा, लाखों रुपया ले रहा है। आज हम जो देसी दवाइयां थी, आज मोरिंगा की ही बात करें, मोरिंगा ओलिफेरा के रूप में विदेशियों ने पता नहीं कितना रुपया लूट के ले गया, लेकिन हम उसी सहजन को, उसी मुनगा को खाने से परहेज करते हैं। सिर्फ जानकारी का अभाव है। इस कारण से अगर यही जानकारी हो जाती है ना, तो हम सारा काम कर लेंगे। हमारे पास जानकारियां नहीं है, और जानकारी है तो हमको इतना ये कर दिया गया है, डेमोरलाइज कर दिया गया है, उस बात को सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो चेंजिंग आता है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। क्योंकि जब भी यूरिक एसिड कहीं पे जमा होगा, हमारे जोड़ों में जमा होगा, ये वात का प्रकोप माना गया है, वात रोग। और वात यानी एयर। एयर का काम क्या है? ड्राइनेस लाना। एयर का गुण है ड्राइनेस लाना। तो वहां पे क्या करता है? सुखा देता है साइनोवियल फ्लूइड को। साइनोवियल फ्लूइड सूख जाने से जो हमारे बोन है, हड्डी, अस्थि और उपास्थि दोनों एक दूसरे से टकराने लगता है, और टकरा टकरा करके जो मुलायम हड्डियां हैं वो घिसने लगती है। घिसने से वहां पे गैप बन जाता है और उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है। अब वो जमा होने के बाद में धीरे धीरे, तो पहले उसको खोलने बंद करने में दर्द होगा, उसमें रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी। लेकिन जब ज्यादा ये हड्डियां घिस जाती है तो उंगलियां ऐसे टेढ़ी होने लगती है, ऐसे टेढ़ी होने लगती है। अर्थराइटिस शुरुआत होता है, उसके बाद वो रियूमेटिक हो जाता है, रियूमेटिक अर्थराइटिस, और उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियां खुरने लगती है। हड्डियों में होने वाली एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का रूप सबसे लास्ट होता है। हड्डियां, कहते हैं कि हड्डियां खुशखुशी हो गई है, हड्डियां इतनी मुलायम हो जाती है कि टूट जाती है। आजकल तो हड्डियां ऐसे भी मुलायम है। आज डॉक्टर के यहाँ जितना हम कैल्शियम खा रहे हैं, हड्डियां उतनी कमजोर हो गई कि आज हम
चारपाई के ऊपर से भी गिरते हैं तो हड्डियां टूट जाती है, मेड़ के ऊपर से गिरते हैं तो हड्डियां टूट जाती है। पहले बड़े बड़े छलांग मार लेते थे हमारे युवा, जंप लगा लेते थे हमारे युवा, हड्डियां इतनी मजबूत थी हमारे देसी खाने में। आज कैल्शियम हम खाते हैं, आज डॉक्टर के यहाँ जाइए, दर्द है आपको, कहीं जोड़ों में दर्द है, हड्डियों की शिकायत है, तो आपको कैल्शियम देगा। कैल्शियम कितना खाना चाहिए? हमारे शरीर को गेहूं के दाने के बराबर चूने में जितनी कैल्शियम पाई जाती है, सिर्फ उतनी कैल्शियम की जरूरत है पर डे। लेकिन उतने से कैल्शियम को भी डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है, जो धूप में मिलता है। हमारे ऋषि मनीषी पहले न खाने के पहले पचाने का गुण बताते थे कि कैसे पचाया जाए, इसलिए उन्होंने फास्टिंग बनाई, उपवास बनाया, व्रत बनाया, त्योहार बनाया कि हम त्योहार के नाम पे भूखे रहते थे, व्रत के नाम पे भूखे रहते। आज सोमवार का व्रत है, कल मंगलवार का व्रत है, बुधवार का व्रत है, कोई मंगलवार को भूखा रहता है, कोई शुक्रवार को भूखा रहता है, सबके अपने अपने भगवान 33 कोटि। ये बनाने के पीछे मकसद विज्ञान यही था कि हम एक दिन कम से कम, अगर हम बजरंगबली के भक्त हैं तो मंगलवार करेंगे, शिव जी के भक्त हैं तो सोमवार करेंगे, एक दिन लेकिन भूखे रहेंगे। भूखे रहने से हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चला गया है कैलोरीज, एक्स्ट्रा जो हमारा फूड स्टफ चला गया है, उसको डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। इसलिए उपवास का त्योहार बनाया, व्रत बनाया, ये मेडिसिन है। अब वही विज्ञान मानने लगी है। अब विज्ञान मानी तो हमारे जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो भी मानने लगे हैं। नहीं तो हाईली एजुकेटेड लोग अगर आप बोलेंगे तो कहेगा अरे ये सब अनपढ़ लोग हैं, सब क्या जानेगा, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि पहले हमारे आश्रमों में जो विद्या पढ़ाई जाती थी तो गुरुजी बताते थे कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। लेकिन आज जिस मैकॉले को पढ़ के हमारे युवा बड़े हो रहे हैं, वो विनय नहीं देता, एक अहंकार देता है कि मैं तो PhD हूं, मैं तो AA हूं, मैं तो MBA हूं, मैं तो, मतलब अजीब सी स्थिति है। वो ऐसे चौड़ा होकर के बोलेगा कि मैं तो CA हूं। अरे CA हो, पर पहले उसके पहले तो ह्यूमन बॉडी हो, मानव हो। पहले मानवता से मिलो, आपकी क्वालिटी बाद में देखी जाएगी कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। पहले एक मानव बन के मिलो, एक ह्यूमन बॉडी बीइंग होकर के मिलो। जब मिलने के बाद में आपकी क्वालिटी देखी जाएगी कि कितनी क्वालिटी है आपके अंदर। आप MBA हो, AA हो, MMA हो, आप आचार्य हो, आप क्या हो, बाद का विषय है। पहले तो एक आदमी मिले, 5 तत्व का शरीर एक दूसरे से मिले। हमारा शरीर 3 पार्ट में होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। लेकिन चौथा शरीर हमारा ऑरा के रूप में होता है। ऑरा को जांचने का तरीका आप लोग जानते हैं? किसी के ऑरा को अगर जांचना है तो कैसे जांचेंगे, बता सकते हैं? नरेंद्र जी बताइए। मेरे पास एक व्यक्ति का, वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, सिर्फ उसका फोटो है, या उस व्यक्ति को आपने देखा है, अनदेखे व्यक्ति का ऑरा आप जांच नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर से ऑरा की दूरी लगभग 9 इंच की होती है। तो किसी का ऑरा जांच करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है नरेंद्र जी बताइए। ऐसे तो टूल्स है बाबा जी, टूल्स के माध्यम से भी करते हैं। मैं टूल्स की बात नहीं कर और रहा हूँ, आपको चेक कर, टूल्स के ऊपर और ऐसे कि दो व्यक्तियों को, करके हाँ सर 2 व्यक्तियों को सामने अगर खड़ा कर देंगे, और एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसको आंखें कहेंगे बंद रहो, सीधा खड़े रहो। अब और एक नई हमारे टेक्निक पास मैं सिखाता हूँ, मैं एक नई टेक्निक सिखाता हूँ। आप जी किसी व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए, जो आपका घर का हो, परिवार हो, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, दोस्त हो, आप उसका चेहरा याद कीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए और इसको समझिए कि वही आदमी खड़ा है। आंखों में विजुअलाइज कीजिए कि वही व्यक्ति है। हाथ को ऐसे कीजिए, कम से कम 9 इंच की दूरी, 10 इंच की दूरी रखें। 9 इंच का ऑरा होता है, 10 इंच की दूरी रखें और ऐसे रखें हाथ को। इसको समझें कि वो व्यक्ति खड़ा है। जैसे मैंने समझा कि मेरे सामने ये नरेंद्र कुमार खड़ा है और मैं ये हाथ को मैं धीरे 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 ऐसे ले जाइए, एकदम धीरे, एकदम धीरे। इस हाथ को स्थिर रखें, इस हाथ को धीरे धीरे इसके पास लाने का प्रयास करें, बिल्कुल बारीकी से, सूक्ष्मता से, धीरे धीरे। देखिए एक जगह ऐसा आएगा कि जहां पे अवरोध सा महसूस होगा, लगेगा रोक रहा है। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा कीजिए। जब इसको लाइएगा ना तो एक जगह पे ऐसा आएगा जैसे लगता है रुक रहा है, हाथ को प्रेशर मिल रहा है। देखिए देखिए देखिए, ऐसे लगेगा कि यहाँ पे रोक रहा है। आप एकदम बारीकी से इसको जाने दें, जाने दें, जाने दें। यहाँ पे ऊर्जा महसूस होगा, यहाँ पे एक बाबा रुक रहा है। अब जबरदस्ती करना पड़ेगा आगे, ऐसे जैसे लगता है कोई
हवा जैसे हवा में कैसे दबाव मिलता है वैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। बाबा जी और देखने के लिए हम दोनों हाथों को ऐसे सिमुलेट करके दूर से ऐसे पास लाते हैं तो दोनों बीच में कंपन होती है, ऐसे हाथ जलने लग हाँ जाते हैं दोनों। एक और आ चीज और जाता है मैं उसको। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आइए मेरे साथ कीजिए। मैं दिख रहा हूं ना सबको? हाँ जी जी। जी। एक चीज सबसे पहले मैं एक विज्ञान बताऊं कि जिस चीज को हम बार बार गहराई से सोचते हैं वो प्रकट में होने लगता है। वो जिस चीज को गहराई से सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है। लेकिन दुनिया में जितना काम हो रहा है वो सब सब कॉन्शियस माइंड के, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो मन है ना, वो चंचल, कंफ्यूज कर देगा। अगर हमसे मान के चलिए कि छविनाथ सिंह मिले तो मन हमको कंफ्यूज कर देगा, पता नहीं कैसा आदमी है। वो कंफ्यूज कर देगा, पता नहीं कैसा आदमी है। ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा। एक संदेह का बीज डाल दिया कि पता नहीं कैसा आदमी है, तो आप छान छान के चलने लगेंगे, उससे बात करने लगेंगे। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है बाबा जी। ये 10% जो मन है ना, ये चंचल है, और क्या करेगा? कंफ्यूजन पैदा करेगा। आगे एकदम मन ऐसा पैदा कर देगा कि आपको कुछ समझ में नहीं, आदमी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, सिर्फ 10% के चक्कर में। 90% को यूज करना जानता ही नहीं, जिंदगी भर सीख ही नहीं पाता। मैक्सिमम 1.0001%। अब आपसे हम मिलते हैं, मिलने के बाद में जब पहली मुलाकात होती है, मिलने के लिए बड़ा हौसला से ले जाएगा क्योंकि बहुत चंचल है। और जैसे ही हम गए आपके पास तो अंदर एक संदेह का बीज डाल देगा, पता नहीं कैसा आदमी है, ये बीज डाल देगा। अब हम उसकी छानबीन करने लगेंगे, उसमें कहीं माइनस पॉइंट मिल गया तो आपसे भाग आएंगे, बहाने बना लेंगे, मिलने नहीं देगा। लेकिन जो 90% है ना, हमारा सब कॉन्शियस माइंड, वो स्थिर रहता है। वो कोई भाषा नहीं समझता, नहीं तो वो सारी भाषा जानता है। आप उसको अंग्रेजी में दें, फ्रेंच में बोलें, जर्मन में बोलें, वो सारी भाषा समझ करके करेगा। अभी कभी हिप्नोसिस का क्लास देखिएगा, अगर वो अंग्रेजी में बोले, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो भी उस क्रिया को आप कर पाएंगे। यही चीज है सबकॉन्शियस माइंड का जादू। वो सारी भाषा को जानता है और नहीं तो किसी भाषा को नहीं जानता, वो सिर्फ चित्रों को समझता है। तो आप आंखों के आगे ऐसे किए और चित्र बनाए कि ये नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार का चित्र सामने आया, इसको हम नरेंद्र कुमार समझ रहे हैं, और ये मैं हूं। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो नरेंद्र कुमार का ऑरा ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहां आकर के ना, देखिए ये ऑरा है, यहां आकर के अब रुकावट महसूस हो रहा है। इसको बार बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो पक्का रिजल्ट रहेगा, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। रेकी से करता हूँ हमारा सर। बाबा जी, हाँ जी। हमारा और जरा चेक कर दीजिए बाबा जी। अब आपका आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ से जब मैं करता हूँ ना, तो देखिए नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार आंखों में होना चाहिए नरेंद्र कुमार, ये सिर्फ बहाना सिंबल है। और देखिए यहाँ आकर के, यहाँ आकर के रुक रहा है। देखिए यहाँ पे दबाव महसूस हो रहा है, यहाँ पे। यानी कई इंच हुआ? कितना इंच है ये? इंच में मैं पढ़ा नहीं हूँ, बताइए इंच कितना है? 3 से 4 इंच, 5 इंच, 4 इंच होगा बाबा जी, 4 इंच 4-5 इंच, 4-5 इंच होगा। आपका 9 इंच होना चाहिए, 9 इंच। मेरा जब चेक कीजिएगा तो लगभग 7 इंच पे आएगा। अभी भी मुझे बढ़ाने की जरूरत है, अभी भी विस्तार नहीं लिया हूँ। 9 इंच ये का। और बाबा जी हम रेकी में करते हैं उसको चेक पूरा, दोनों हाथों से सिमुलेट करके। एक चीज और आपको दोनों हाथों के बीच की ऊर्जा महसूस करा देगा। दोनों हाँ जी। हाथों को ऐसे करें, लेकिन इसके लिए खड़े होकर के करना पड़ता है तो बढ़िया रिजल्ट देता है। और दोनों को आमने सामने रखें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, और गहरी सांस लें। हाथ ऐसे नहीं रखना है, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। शिवाजी, शिवराज जी, और नीचे, शिवराज शर्मा, और नीचे, और नीचे, और मुझे देखिए, मुझे देखिए, यस, ऐसे रखिए। और ऐसे रखने के बाद में आप विजुअलाइज करें, एक गहरी सांस लें, विजुअलाइज करें कि आपके हाथों की दोनों जो निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। अब बार बार रिपीट करें कि दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है। देखिएगा धीरे धीरे ये एक दूसरे से चिपकने लगेगा। थोड़ी देर के बाद में ये एक दूसरे को खींचने लगेगा, एक दूसरे को ये खींच रहा है, एक दूसरे को अपने तरफ ऐसे खींच रहा है, खींच रहा है, एक दूसरे को ये खींच रहा है। दोनों हाथ आस पास होते जा रहे हैं, दोनों पास पास आते जा रहे हैं। देखिए देखिए,
आप जब इसको ध्यान से कीजिएगा ना, ये पूरा आकर के ऐसे चिपक जाएगा। कभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। आपका सब कॉन्शियस माइंड ये काम करता है। माइंड देख रहा है कि दूर है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड अंदर अंदरूनी शक्तियां इसको धीरे 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 ऐसे करके ऐसे चिपका देगा। ये मिरेकल है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने रोगियों को ये प्रैक्टिस देंगे, तो उसको भी लगेगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा है, उसके अंदर आत्मबल आएगा। हर आदमी, जितना भी रोगी आपके पास आएगा, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कमी क्या है, वो कैल्शियम, विटामिन, मिनरल की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा कमी उसके आत्मबल की है। उसको इतना क्रश कर दिया गया है, उसको इतना डरा दिया गया है कि डर के मारे अब उसको लगता है कि जीना व्यर्थ है। जबकि इस संसार में कोई रोग नहीं है, कोई भी विकृति आई है उसका रिपेयर हो सकता है। क्योंकि ये जो मानव शरीर है, ये ओनली ए व्हीकल, एक गाड़ी है। इस गाड़ी का रिपेयर हो सकता है, बस अच्छे मैकेनिक की जरूरत है। कोई पैथी की जरूरत नहीं है, मैकेनिक की जरूरत है। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर इज मैकेनिक। इस 5 तत्वों के शरीर का मैकेनिक होता है डॉक्टर। अब वो डॉक्टर का नाम एलोपैथी हो सकता है, डॉक्टर का नाम नेचुरोपैथी हो सकता है, डॉक्टर का नाम शाश्वत चिकित्सा हो सकता है। वी आर हेल्पर। हमारे शरीर में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, हम लोग उसके हेल्पर हैं। हम लोग सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए, जितने डॉक्टर हैं, चाहे वो FRCS करके आए, MBBS करके आए, MD करे, MMD करे, तो उस इम्यून सिस्टम को मदद करने के लिए है डॉक्टर ना, कि वो डिसीजन करने का, डिसीजन कोई नहीं कर सकता इस शरीर का। इस शरीर का डिसीजन सिर्फ ये शरीर कर सकता है। इस शरीर को अगर खत्म कर सकता है तो ये शरीर कर सकता है। हमारी आदतों के कारण हमारा शरीर डेवलप होता है। जो चीज मना किया गया है कि ये नहीं करना है, हम वही करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर डैमेज होगा। धीरे 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 दारू पीते पीते धीरे धीरे लीवर, किडनी खराब होते होते एक दिन सड़ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमते 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 तो क्या होगा, एक दिन वो ब्लॉक हो जाएगा, जैसे आराम हो जाएगा। तो गलती हमारी है, हम उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें वही सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL बैलेंस रहे, कैसे हमारे शरीर के जो लीवर, इतना मिरेकल लीवर का अंग कैसे बढ़िया काम करे, कैसे हमारा पैंक्रियास काम करे। तो इस चीज को सीखने का नाम ही है टेक्निक। और इस टेक्निक में शाश्वत चिकित्सा अव्वल है, अभी भारत में यूनिक है। आप इसको चाहें तो बहुत बड़े रूप में कर सकते हैं। आपको नाम के आगे डॉक्टर लिखने की कतई जरूरत नहीं है। जिस काम को कर रहे हैं उसी काम में करते हुए, अगर आप चिकित्सक हैं, जिस पैथी का करते हैं उसी पैथी का कीजिए। आए तो सबसे पहले शाश्वत चिकित्सा से उसकी सेवा कर दीजिए और उसके बाद अपनी दवाइयां दे दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो किसी के घुटने में दर्द है, बोला आ जाओ, मैं एक बाबा जी से सीखा हूं, मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं, वो खुश हो जाएगा, आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। एक चीज, एक सूत्र अगर जिंदगी में पकड़ आ जाए तो जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं ला देता है। बड़ी बड़ी, नीरज चोपड़ा को एक भाला पकड़ में आया तो भाला से इतिहास रच डाला। मिल्खा सिंह को दौड़ समझ में आया तो इतिहास रच डाला। तो इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बैट पकड़ में आ गया तो बैट का भगवान बन गया। ये एक चीज पकड़ने की, आप शाश्वत को पकड़ लीजिए, अभी से सारी सफलताएं आपके कदमों में होगी। करके तो देखिए। बाकी जहां पे दिक्कत आती है, जहां पे कोई परेशानी आती है, मेरा नंबर खुला हुआ है। अगर ऐसे बात ना हो, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कॉल बैक भी करता हूँ। ऐसे भी बीच बीच में मैं बातें करते रहता हूँ, क्योंकि एक लगाव सा हो गया है बाबा जी को। बाबाओं में एक अवगुण होता है कि जो बिल्कुल अपने है ना उसको भी छोड़ देता है। भाई किसी माँ ने मुझे भी पैदा किया होगी ना, ऐसे तो मैं पेड़ से तो टपका नहीं हूं, मैंने सबको छोड़ा, लेकिन लगाव भी लगाता है संसार वालों से। लगाव ऐसा लगाता है कि वो अपने बच्चे को क्या उतना प्यार करेगा जितना मैं प्यार करता हूं। जब 14 बच्चे को पढ़ाता हूं तो खेल है। आज के जमाने में एक बच्चे को पढ़ाया, इतने हायर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मेरे खून में, मैं आज भी पढ़ता हूँ। इस 60 साल की उम्र में मेरी पढ़ाई जारी है और 50-50 हजार, लाख रुपए फीस भर के पढ़ता हूँ, ज्ञान अर्जित करता हूँ, यर्न करता हूँ और बर्न करता हूँ, यर्न करता हूँ, बर्न करता हूँ। बाप से बातें कर रहा हूँ, ये बर्न हो रहा है ना, विस्तार ले रहा है ना। ये बांटने से, विद्या धन ऐसा है ना कि बांटने से बढ़ता है। गुरुजी ने कहा बांटो, तो मैं बांटने निकला हूँ। बांटे जाओ बांटे जाओ बांटे जाओ। अब इतनी चीजें सीखनी पड़ रही है कि टेक्निकली देखिए, नए जमाने का लैपटॉप लेके बैठा हूँ, 11th जनरेशन का। आप सोचिए कि बाबा जी को ऑपरेट करने में कितनी परेशानियां आती होगी, कितना हमारा समय इसमें जाता होगा सीखने के लिए भी, लर्न करने के लिए।
कोई सिखाने वाला नहीं, अकेले इसको छेड़ छेड़ के इतना दूर तक ले आया। कल अचानक बंद हो गया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर दिन भर इसके ऊपर काम करके आज नए सिरे से मैंने उसको कंप्लीट कर ही लिया कि आज आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। तो ये है, अपने अंदर लगन होना चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको एराइज करने के लिए, आपको अचीवर बनने के लिए पागल होना पड़ेगा। बगैर पागल हुए कोई अचीवर नहीं बनता। पागल एक सेक्टर, कपड़ा फाड़ने वाला पागल नहीं, काम के पीछे पागल, दीवाना, मजनू। अच्छा, मजनू के जमाने में जब लैला मजनू की कहानी हुई थी तो लैला जैसी और खूबसूरत लड़की होगी कि नहीं संसार में? जी जी, संसार काफी लोग सुंदरता से भरी पड़ी है, लेकिन लैला से भी सुंदर लड़की होगी। लेकिन उसको जब चाहिए था तो लैला चाहिए था, चाहे पत्थर मार के जमीन में गाड़ दो, लेकिन जब चाहिए तो लैला चाहिए। दैट्स कॉल्ड अचीवर। हमको ये चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए प्राण चला जाए, उसको अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। पैर कट जाने के बाद भी एवरेस्ट विजय किया जा सकता है। तो आप लोग तो फिर सब अच्छे अच्छे लोग हैं। एक बार शाश्वत चिकित्सा को समय दीजिए, और समय देने के बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत कर दें, बहुत सारे लोगों का भला करेंगे। और खास करके रिटायर्ड पर्सन जितने हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है। प्रदीप कुमार महापात्रा जी हैं, जीएस धर जी, आप भी रिटायर्ड हैं क्या? मैं भी रिटायर्ड हूँ बाबा जी। किस सेक्टर से रिटायर हैं सर? नहीं नहीं मैं बाबा जी, और 1.5 साल है। हेलो, 1.5 साल अभी है बाबा अच्छा जी। 1.5 साल अभी है। किस सेक्टर में हैं आप? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। ओके, फॉरेस्ट में है, अच्छा है। फॉरेस्ट वाले को जड़ी बूटी का भी ज्ञान होना चाहिए, खाली शेर टाइगर का या नहीं। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ना 2 चीज का ख्याल रखते हैं, पेड़ों का और जानवरों का। जड़ी बूटियों का तो ख्याल ही नहीं रखते। मैं वो वन्य प्राणी विभाग में हूँ। वन्य प्राणी अनरंग या भी रिटायर्ड पर्सन हैं। जितने भी रिटायर हैं उनको विशेष रूप से आग्रह है मेरा, इसके ऊपर ध्यान दें। जहाँ पे या आपको दिक्कत आ रही है मुझे फोन करें, मैं आपको फोन पे वीडियो कॉल पे आ करके आपके रोगी को ठीक करूंगा। राइट राइट बाबा। शिवराज बाबा शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? शिवराज शर्मा मैं सर, जी 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 सर, मैं राजस्थान से हूँ बाबा जी। मैं प्रणाम राजस्थान बाबा से। जी, मैं राजस्थान से हूँ। ये पहला क्लास है ना आपका? पहली बार है ना? हाँ 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 हाँ। फिर इसमें नहीं, हमारा वो जो आएगा ना, जो रेगुलर क्लास 5 दिन का होगा ना बेटा, उसमें आइएगा, आपको हाँ हाँ मैं लिंक भेज दूंगा। जी, राजस्थान से कहाँ से सर? मैं दौसा से हूँ। सुरेश व्यास भी राजस्थान से है। मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरा गुरु आश्रम भादरा में है। अच्छा। और शेखर मांझी, आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप एमएलएम में है ना, मेडिकल सेक्टर के एमएलएम में है। बहुत दूर तक जा सकते हैं सिर्फ इसका सूत्र पकड़ करके। जो मेडिकल सेक्टर में एमएलएम कर रहा है जो भी बालक, हमारे कोर्स में शामिल करवा दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, एक गुरु मंत्र मिल जाएगा उसको, वो दवाइयां बेचने का। आप उसका घुटना ठीक कर दीजिए, लीवर ठीक कर दीजिए और अपनी दवाइयां दे दीजिए। आपका हमारे साथी अभी हैं एक बलिष्ठा तरिया करके, आज ज्वाइन किए हैं। है ना, है ना, है ना। हाँ हाँ चलिए, तो नहीं तो हमारे उस कोर्स में जो वो बेसिक कोर्स होता है ना, उसमें बहुत बारीकी हाँ, से समझेंगे। देखिए, ठीक है। जिंदगी की एक ही परिभाषा पढ़िए, LIFE। क्या? एल फॉर लर्निंग, ई फॉर यर्निंग। एल फॉर लर्निंग, ई फॉर यर्निंग। इफ माने किंतु परंतु, करें ना करें, खाएं ना खाएं, करें ये करें कि वो करें ना। एक चीज का लर्निंग करें और उसी से यर्निंग करें, इफ वट को बीच से निकाल दें। आप एमएलएम पकड़े हैं, एमएलएम बुरा नहीं है, करने वाले बुरे हैं। आप उल्टा सीधा करके पैसे मत कमाइए, दवाइयों को लर्निंग कीजिए और ये शाश्वत को लर्निंग कीजिए। शाश्वत से उसको ठीक कर दीजिए, रिलीफ दे दीजिए, और उसके बाद दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दीजिए। डॉक्टरी करने की जरूरत कहाँ है यार। कोई उसको दे दीजिए, कैल्शियम की दवा दे दीजिए, उसका कुछ ताकत की दवा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नेचुरल फूड दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है। मोरिंगा ओलिफेरा, दैट्स कॉल्ड ट्री ऑफ हीवेन। 300 रोगों की दवा है मोरिंगा। स्पाइरुलिना, हजारों रोगों की दवा है स्पाइरुलिना। यह स्पाइरुलिना ऐसी चीज है, माता को महान इसलिए बोला गया है कि माता के दूध में एक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। माँ के दूध में एक तत्व पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड बीटा कैरोटीन। और यही बीटा कैरोटीन स्पाइरुलिना में पाया गया है, इसलिए उसको स्पेस फूड बोला गया है। स्पेस फूड। सबसे ताकतवर चीज क्या है? तो माँ का दूध, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए माँ का दूध जरूरी है। जब आप बड़े हो जाइएगा ना
हम जिस दूध को पी करके बड़े हुए, शरीर पला मेरा, तो बहुत सारे आजकल ऐसे आ गए कि दूध के बारे में बताएंगे कि दूध आदमी को पीना ही नहीं चाहिए। क्या पागलपन है। ये दूध से ही निर्मित शरीर है और दूध इसके लिए अनफिट हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। अंडे खाने के लिए कहेगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन दूध कहेगा दूध भी मांसाहारी है। अंडे को कहता है शाकाहारी। क्या पागलपन है। कैम्ब्रिज की पढ़ाई का क्या खेल है। मैकॉले ने क्या कर दिया जादू। मैकॉले ने बाबा क्या जी कर अपने दिया यहाँ जो जादू? अंडे को शाकाहारी बताएगा और दूध को मांसाहारी बताएगा। कंफ्यूजन फैला रहा है लोगों में। यस छविनाथ सिंह। हाँ बाबा जी, जो अपने यहाँ जो दूध हुआ था, देसी गाय हुआ करती थी, उसका दूध अमृत तुल्य है, वो माँ के दूध के समान है। ऐसा है, ये जर्सी को प्लांट किया गया है नीला दूध भारत होता है, में। देसी गाय जर्सी का और नहीं पीना सुअर चाहिए बिल्कुल बराबर। भी। जर्सी की हाँ जी। ब्रीडिंग सुअर से की गई है। जर्सी और सुअर बराबर। जर्सी का दूध जब आप पिएंगे, अपने बच्चों को तो कतई ना पिलाएं। आज आप देखेंगे समाज में, आप नजर फेरें, आप लोग लगभग 50 साल के आसपास लपेट में जितने लोग हैं, अपने पीछे समाज को देखें। आज की बच्चियां, जो आपकी बेटियां बहनें बड़ी हुई थी उस समय का दौर देखिए, जिस समय आप किशोरावस्था में थे, उस समय को दौर देखिए, और आज के किशोरों को देखिए। आज की बच्चियां जल्दी जवान हो जाती है। 8वीं में पढ़ रही है, लेकिन उसका शरीर लगेगा ना, देसी गाय का पीना, जर्सी का नहीं पीना चाहिए। डेवलप होता था ना, वैसे नहीं डेवलप हो जाता है शरीर में। हाँ, सही कह रहा हूँ या गलत? एकदम सही है बाबा जी। छोटे छोटे बच्चे जो 7वीं में 8वीं में पढ़ने, आप 10वीं जब पास किए होंगे ना, तो पजामा का नाड़ा बांधना कुछ लोगों को नहीं आता था। वो दौर था क्या अधर साहब? सही कह रहा हूं मैं? वो दौर था, हाफ पैंट पहन करके घूमे चलते थे। हाँ, बेल बॉटम और क्या क्या आता था। बोलिए सही है ना? वो दौर था। आज 8 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां, ऐसे लगता है कि पूरी जवान हो गई। ये कारण क्या है? ये कारण है ये दूध। इस दूध में एक तत्व पाया जाता है। आप दूध को देखिएगा, खास करके वैसे दूधों को इंजेक्शन लगा लगा के निकालते हैं दूध। इंजेक्शन लगा के, आजकल इंजेक्शन सब्जियों में लगाने लगे हैं लोग, पैसे के लिए क्या कर नहीं कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग आजकल हमारे फास्ट फूड में होने लगा है, आपके एडिक्शन के लिए, आपके एडिक्शन के लिए। और ये जो होता है, हमारे शरीर के सेक्स हार्मोन को, सेक्स ऑर्गेन्स को जल्दी डेवलप करते हैं, सेक्स हार्मोन को जल्दी डेवलप करते हैं। नहीं तो पहले 16 साल का लड़का होता था, जब मूछें ऐसे ऐसे आने लगती थी, उस समय तक उसको पता नहीं होता कि क्या होता है। अपवाद छोड़ के अपोजिट सेक्स क्या होता है, साथ साथ छुपा छुपाई खेलते थे। बोलो सही है कि गलत? जरा पीछे लौट जाइए। दौर हो चुका है खान पान के कारण, फास्ट फूड के कारण और जर्सी दूध के कारण। जर्सी और सुअर बराबर है, उसकी ब्रीडिंग सुअर से की गई है। आप गूगल सर्च करके आप मेरी बात को तस्दीक कर ले कि बाबा जी सही कह रहे हैं। इसलिए दूध जो देसी गाय का है वो अमृत है। अमेरिका जैसा देश देसी गाय को संरक्षित कर रहा है, अदर देश उसको बंदूक के नोक पे बचा रहे हैं, और हमको जर्सी पिला पिला करके बर्बाद कर रहा है, हमको फास्ट फूड खाने के लिए मजबूर कर रहा है। और वो हमारे मिलेट्स खाने लगे हैं, मिलेट्स, मोटे अनाज। मिलेट्स डे मनाने लगे हैं विदेश वाले लोग। और हम कितने पागल हैं कि हमारे बच्चे बर्गर खा के खुश हो जाते हैं, पिज्जा खा के खुश हो जाते हैं, चाइनीज खा के खुश हो जाते हैं। चाइनीज खाने वाले भी अपने आप को कहेंगे कि हम शाकाहारी हैं। अगर हम बंगाली फूड लेंगे, बंगाली थाली अगर होटल वाले को कहेंगे उसमें मछली नहीं होगा, तो हम मानेंगे कि बंगाली है। अगर गुजराती थाली लेते हैं और उसमें मीठा नहीं लगे, दाल में भी चीनी ना मिले, तो कहेंगे कि गुजराती है। अगर हम साउथ इंडिया की थाली लेते हैं, उसमें इमली ना रहे, तो हम मानेंगे कि साउथ इंडिया का है, साउथ की थाली। अगर चाइनीज में मांस नहीं रहा तो चाइनीज कैसा? वो कॉकरोच से लेकर के गिरगिट से लेकर छिपकली तक खाने वाले लोग, और हमको शाकाहारी खिलाने आए हैं। हमारे राजीव भाई कहा करते थे, स्वर्गीय राजीव दीक्षित, कि 7 समंदर पार से नमक बनाने आए हैं। वही हाल आज हो गया है कि 7 समंदर पार से चाइना वाले हमको शाकाहारी खिलाने आए हैं, चाउमीन के रूप में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, हमारा भारत स्वर्ग लगेगा। कभी विदेश जाने का मौका मिले, वैसे लोग इसमें से कोई हैं जो यहाँ गया है, जहाँ सेक्स टूरिज्म होता है, क्या कहते हैं उसको? थाईलैंड गए हैं कोई? थाईलैंड मैं गया हूं। अब वो बाबा जी सेक्स टूरिज्म में तो बाबा क्यों गया? मैं देखने गया था। जब तक नजदीक ना जाएंगे आग के, तो पता कैसे चलेगा इसमें तपन कैसी है।
जब यहां से मैं गया तो वहां गए तो ये खुलापन ऐसे पूरे, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को ऐसे हाथों में लेके दिखा रहे हैं, बाप बेटी पत्नी सब बैठा हुआ है और नंगे आकर के उसके गोद में बैठ जा रहा है, ये खुलापन। और जैसे ही भारत की भूमि पे जब आए, भारत से जब जा रहे थे ना, कलकत्ता एयरपोर्ट से मैं बैठा था, तो कलकत्ता एयरपोर्ट लगा कि बहुत सुंदर है यार, बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। वहां गए तो ये लगा कि गौशाला है। उसको जब देखने के बाद लगा कि ये गौशाला है, ये खुलापन, वहां समुद्र और ये। अब वहां से देखने के बाद जब भारत आए ना, तो ऐसे धरती को नमन किए कि सचमुच भारत महान है। जब उसके कल्चर से आइएगा ना, जब अपना कल्चर देखिएगा तो कहिएगा सचमुच भारत महान है। हम महान ऐसे नहीं है विश्व गुरु के वंश, जैसे हम जो भी परंपराओं को समेट के रखे हैं, सचमुच महान है। ये पूरे विश्व में ये कल्चर नहीं है जहां बाप बेटा बैठे तो बेटा पहले प्रणाम करे पैर छू करके। आज ही पैर छू के प्रणाम करते हैं। जो शहरी युवाओं को छोड़ के, जो शहरी युवा अल्ट्रा मॉडर्न अपने आप को समझने लगे ना, फटी जींस पहन के माइकल जैक्सन बनने का जिनके अंदर जुनून है, वो बाप का प्रणाम नहीं करता। लेकिन जो अभी भी गांव से रिलेटेड हैं, आधे अर्ध शहरी गांव, पूरा गांव, वहां जाइए तो पैर छू के अभी भी प्रणाम करता है। चाहे वो आईएएस बन गया, गांव आता है तो बाप को पैर छू के प्रणाम करता है, ना तो जूता खाएगा। वो आईएएस होगा अपने ऑफिस में, बाप के पास तो वही होता है जहाँ जूता खाने वाला। यह है हमारा समाज। इस समाज में महानता है, ये समाज में विज्ञान है। तो ठीक है, आज के सेशन और किन्हीं का कोई सवाल जाते जाते? बाबा जी, आपके आशीर्वाद से मैं जब भी कहीं निकलता हूँ या बाजार भी जाते हैं, तो जो भी मिल जाते हैं घुटना दर्द वाला, मैं उनको रोक करके मैं उनका इलाज कर देता हूँ और उनको मैं सिखा देता हूँ बिल्कुल कि आप इसको करिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपका रोग चला जाएगा। तो ऐसे कई लोग बाद में मिले, बहुत आराम मिलता है हमको। आप तो एक ये काम मैं करें करता हूँ नरेंद्र जी, मैं एक सलाह दूंगा। जी। खाने का कार्य नहीं करें, सीखने के लिए प्रेरित करने का काम करें, तो दो बात होगी। क्योंकि कोई भी ज्ञान जब ऑथेंटिक जगह से मिलता है ना, तो अगले को विश्वास में चला जाता है, विश्वास वाले खाने में वो बैठ जाता है कि हाँ ये सही है। एक तो पहला चीज आपसे चला जाएगा कि नरेंद्र कुमार ने मुझे छू के ठीक कर दिया। अब उसको कहिए भैया तू भी सीख जा, और सीख करके मैं अभी जो शुरुआती है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन और अगर गहराई से सीखना है तो ये ले गुरुजी का नंबर, बात कर, या ये ले वेबिनार, बात कर। तो इससे क्या होगा कि इसका प्रसार, आपके पास अभी भी ज्ञान है, मैं 30 साल इसमें घिस रहा हूं, आपके पास एक बार का ज्ञान है, एक सीटिंग का ज्ञान है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उसी लिटिल नॉलेज को मैं बढ़ाने के लिए आपसे ये जुड़ाव है। ये इसमें जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि हर महीने एक बार मैं ऐसे वेबिनार दूंगा, ये 99 रुपया फीस रखने के पीछे मकसद है कि चलो इसके ऊपर जो खर्चा है वो सारा कैसे भी करके हम निपटा लेंगे। बात समझ गए बात? एक बंधन सा रहेगा, बंधन एक गुरु दक्षिणा जैसा। जी जी। इसको फीस रूप में ना लें, हमारे सेशन में जो भी आते हैं फीस बिल्कुल नहीं है, गुरु दक्षिणा है। और गुरु दक्षिणा दे के कुछ लिया हुआ चीज आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, और जिनके घर में बेटियां हैं, कितने बेटी वाले लोग हैं हाथ उठाइए। हाँ यस, बेटियों को जरूर सिखाएं। अब कहिए क्यों? वो कोई कुछ नहीं करने जाएगी, उसके हाथ में एक स्किल आ जाएगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, किसी का घुटना, मेरे जानकारी में एक व्यक्ति हैं, एक टीचर थे, उनकी बहुत ही सुंदर सी बच्ची, बहुत ही एजुकेटेड बच्ची, मास्टर साहब का एक ही जिद था कि हम एक ही बेटा वाला में ब्याह करेंगे, जिसको एक ही बेटा रहेगा। आजकल बड़ा फैमिली लोग नहीं ढूंढते हैं, एक ही बेटा में ब्याह करें। बहुत अच्छा बालक मिला, जो उनका ये मिला वो बहुत अच्छा मिला, अच्छी जॉब में, अच्छा हैंडसम। अब हुआ क्या, उसकी ट्रांसफर थी, कहाँ नौकरी कहाँ थी? कलकत्ता में। लड़की कहाँ रहती थी? देहात में। चूंकि एक ही माँ पिता थे, तो माँ पिता में माताजी का देहांत हो गया, पिताजी रह गए। अब एक वो ठीक ठाक थे, घर चल रहा था, घर का देखभाल एक आदमी कर रहे थे, घर में ससुर और बहू रह रहे थे। अचानक से ससुर जी को अटैक पड़ गया, पैरालिसिस का। अब ये अकेले पड़ गई, कैसे सेवा करें? अब वो तो नौकरी छोड़ के आएगा नहीं, बीच बीच में आने लगा। कुछ दिनों के बाद में उसका अभी पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, इस लड़की को हो गया साइटिका। अब एक तरफ पैरालिसिस का रोगी बैठा, एक तरफ साइटिका का रोगी बैठा। अब जरा कल्पना कीजिए, घर में कोई नहीं है, क्या स्थिति गुजरी होगी? नौकरी वो छोड़ नहीं सकता, फिर घर कैसे चलेगा?
और कोई है ही नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगा। हाँ। अब अगर ऐसी स्थिति में भी अगर उस लड़की के पास ये ज्ञान होता कि ऐसे करके हम ठीक कर ले तो अपने ससुर की भी सेवा करके और खुद से चलने लायक तो साइटिका में भी हो जाएगी अपने से। इसलिए अपनी बच्चियों को ज्ञान ये जरूर दे दें। अगर जिनकी बेटियां करना चाहें, हमारा जब पेड क्लास भी होगा तो फ्री हमारे क्लास में ज्वाइन करा दिया, क्योंकि उन बच्चियों में संस्कार जाना चाहिए। उस बच्चियों में संस्कार जाने से ना कई संस्कारित जीव पैदा हो जाता है। जो उसके बच्चे होंगे उसमें संस्कार चला जाएगा, अपने सास ससुर की सेवा, और उस घर में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगी कि अरे ये छू देती है तो ठीक हो जाता है, भगवान का वरदान है इसको, उसका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चियां जरूर इसको सीखें। वो करियर अगर नहीं भी बना, अगर करियर भी बनाना चाहे तो घर में 1 घंटा वो टाइम देना शुरू करे तो 1500 रुपया उसके जेब में आएगा। इसलिए उनके लिए जरूरी है। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। सबका हार्दिक आभार। कल के सेशन में हम L3 L4 पे आएंगे, डोर्सल रीजन, लंबर रीजन, और उसके बाद घुटने तक आएंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल हो तो बाबा जी, बॉडी में जलन होने के कारण क्या है? जी, बॉडी में जलन हो रहा है किसी के? हाँ, कल इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे जलन का। ठीक है, जलन के ऊपर कल विशेष चर्चा करेंगे कि जलन क्यों होता है और कैसे ठीक मतलब उस पेशेंट के यहाँ पे जीभ के अंदर कैंसर था, उसने 3 साल पहले ऑपरेशन कर दिया, वो खत्म हो गया। अब उसके दर्द होता है, मैं पॉइंट से करता हूँ, उसको दर्द से फर्क पड़ जाता है। सेशन के बाद सुरेश जी उसके मुझे बाद में उसके बॉडी के अंदर जलन होने लग जाती है। आप सेशन के बाद उनके ऊपर बात कीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। ओके, मतलब उनके बॉडी में जलन होती है बाबा जी, मैंने रेकी करता हूँ तो उसका सब फ्री हो जाता, तैयार हो जाती है 10 मिनट के अंदर ही। पर वो पॉइंट लगाने से उसको कैसे शांत दिला सकता हूँ? हाँ मैं बता दूंगा, वो शांत होगा, कोई बात नहीं। अभी अभी जा रहा हूँ उनके वहां पर, आपसे बात करता हूँ वापस। हाँ जरूर 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 बात करेंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल? वेलकम। अजीत मिश्रा कहाँ से हैं? जी, मैं बरगढ़ उड़ीसा से हूँ सर। अरे वाह, आज उड़ीसा वाले ज्यादा लोग हैं भाई। वेलकम। जी जी सभी जी उड़ीसा जी वालों को सादर नमन। जी जी आर यू तो प्रैक्टिशनर? आर यू प्रैक्टिशनर? जी जी, मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करता हूँ सर। वाह, हाँ अजीत मिश्रा, आपका मैं वीडियो वगैरह देखा हूँ। यस यस यस, मैं आने वाला हूँ आपके संस्थान में, जी आपसे जी जी, मिलना। मैं आपको बहुत बुलाऊंगा अच्छा सर। काम अजीत मिश्रा सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक जी यू। जिस तरह से आप समाज का काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, बहुत अच्छा है। जी मैं जी जी, सब्सक्राइबर हूँ तो आप। मैं आपको बरगढ़ बुलाऊंगा सर, आप आएंगे ना? मैं पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा। जी जी जी। तो मिस्टर एक मिस्टर पेशेंट को तारिया, गुरुजी, मिस्टर एक तारिया। पेशेंट को एक हाँ पेशेंट सर, को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उनका घुटना पीछे नहीं मुड़ रहा है। 2 महीने से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, शाश्वत आप चिकित्सा। मुझे, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि वीडियो कॉल करके मुझे बताएं, मैं पॉइंट्स ये करके कर दूंगा, घुटना पीछे मुड़ जाएगा। जी जो जी जी घुटना होता है, घुटना, दैट्स कॉल्ड हिंज बोन। हिंज बोन, जी जी कब्जा संधि बोलते हैं घुटने को। ये जो होता है, ये क्या है? हिंज बोन है। इधर आएगा, जी जी यहाँ रुक जाएगा। हिंज बोन, जी जैसे दरवाजा रहता है, पुश, एक तरफ जी ढकेल के खुलेगा, दूसरा तरफ लॉक हो जी जाता है, रुक जाता है। तो दैट्स जी कॉल्ड जी हिंज। हिंज, कब्जा, ये कब्जा है। हमारा जी जी घुटना भी हिंज बोन होता है। तो हिंज बोन कैसे ठीक होगा मैं बताऊंगा ना अजीत सर। ठीक है, जी जी बहुत फोन ले। जी, धन्यवाद सर। मिस्टर बलिष्ठा, बलिष्ठा तारिया, कहाँ से हैं सर? कहाँ हाँ से? वेलकम। गुरुजी प्रणाम। शेखर जी के दोस्त हैं आप? हाँ सर। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं पार्टनर है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं। ओके। हेलो। हाँ, उड़ीसा से सोनपुर। आप और शेखर मांझी दोनों एक साथ काम करते हैं? सर अगर दूर तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, लंबी छलांग लेनी है, लंबा बड़ा अचीवमेंट चाहिए, या क्या गोल है आपका बताइए? अंधेरे में आएंगे दिख नहीं रहा सर। है। शेखर, बड़ा अचीवमेंट हाँ चाहिए जी जी, कि दाल रोटी चाहिए? हाँ हाँ, बड़ा 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 छलांग छलांग दाल लेना है। रोटी के, दाल रोटी के लिए तो पशु भी जी लेता है और उसको मिल जाता है। छलांग बड़ी मान्य है हाँ, बाबा जी। हाँ, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी छलांग। अचीवमेंट करना है तो बाबा जी के कनेक्शन में रहो। बाबा जी, ठीक है, ठीक बाबा जी जो मोटिवेटर, मोटिवेटर बड़े गुरु है। यस यस, सारे गुरुजी। एमएलए वाले ले जाते हैं बाबा जी को, अपने स्टेज देते हैं, बाबा जी बात करते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, बाबा जी ऐसे ही है। गुरुजी। हेलो जी, गुरुजी। हेलो। आवाज आपकी आ नहीं रही है। ठीक है, आप शेखर से मेरा नंबर ले लेंगे और
कभी भी हाँ। बात कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाया तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। अंतु सर प्लीज अनम्यूट। अंतु सर, हाँ। कैसा लग रहा है सेशन? एकदम अच्छा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सेशन अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। समझा पा रहा हूँ? हाँ। चलिए, वेलकम। आइए, कल और भी डिटेल बातें होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको बहुत धन्यवाद। शिवराज शर्मा जी धन्यवाद। सबको धन्यवाद। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।